40,000 से ज़्यादा सर्जरीज आपने की है, रोज़ पेशेंट्स देखते हैं, और हाउ वुड यू व्यू कैंसर एज अ डिजीज़? डॉक्टर, पुलिस और वकील से मिलकर कोई कभी खुश नहीं होता है। तो आम बीमारियों की तरह कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है, पहली बात। दूसरी बात, कैंसर का रोकथाम संभव है। अगर कैंसर जैसे किसी को पता चलता है तो वो आपको एक प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है। वर्तमान क्षण है क्या? अभी मैक्सिमम कैंसर क्यों हो रहे हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल अगर कंपेयर करें तो इसकी संख्या कम है। ज़्यादातर उनको कैंसर हो रहा है जिन्होंने कभी स्मोकिंग अल्कोहल नहीं किया। तो कितना एनवायरनमेंट का रोल है और कितना जेनेटिक्स का रोल है? लालमा जी, जितने आपने सवाल किए, इस पर कई किताबें हैं। महिलाएं जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करी, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन, अब कई लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि भारत सौंदर्य प्रसाधन भारत की परंपरा में है। बिल्कुल है। क्या लगाती थी हमारी पूर्वज दादी नानी? एक बला हमारी आज की ज़िंदगी में आ चुकी है और वो है प्लास्टिक्स, और एक कदम आगे बढ़े तो माइक्रो प्लास्टिक्स है। अगर आपने इसको बला कहा तो मैं तो कहूँगा इससे कोई अगर कठिन और ज़्यादा दुर्दांत शब्द हो सके हिंदी में तो प्लास्टिक को वही नाम लेना चाहिए। मकौले सक्सेसफुल हुआ और मकौले खुश हो रहे हैं एग्जैक्टली। ऊपर बैठकर। मैकाले एजुकेशन सिस्टम बनाया गया कि आप कैसे सर्वेंट तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी जो बच्चे हमारे पढ़ाए जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता है? गो टू स्कूल, अचीव सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड गेट प्रिपेयर फॉर जॉब, अर्न सम सैलरी, बाय हाउस, उसके बाद एक्सपायर हो जाओ, मर जाओ। दो चीज़ों ने इसको डैमेज किया। एक, आरक्षण पॉलिसी जब आई तो इसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इस पर मैं क्रिस्टल क्लियर थॉट दे रहा हूँ कि अगर डिफेंस में डीआरडीओ में आरक्षण नहीं दे रहे हो क्योंकि थ्रेट है आपका, तो मेडिकल भी थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है, इसमें आरक्षण मत दो। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा कौन सी ऐसी चीज की जा रही जो स्वास्थ्य की हो या परिवार के कल्याण की हो, तो इसका नाम रख देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इलनेस। आज देखिए महिलाओं में थायराइड की समस्या कितनी कॉमन हो गई। बहुत कम है। अगर एनसीआर में बात करें तो शायद 3 में से हर एक महिला थायराइड की टैबलेट ले रही है। जी 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 जी। सीरम पीएसए बेसिक जांच है, उसको कराएं। पीएसए अगर बार बार बढ़ता रहे, 3 रीडिंग अगर बढ़ती जा रही है, प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट हो गया, हो सकता है किसी इमेजिंग में भी ना आए। हमने पश्चिम देशों की गलत चीज़ें ले ली यहाँ पर, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो दूसरी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिसिन अब चल पड़ा है, लेकिन हमने यहाँ अभी अडॉप्ट उससे नहीं किया है। अगर हम नहीं करेंगे हम खत्म हो जाएंगे। कारण मैं बताऊं, खुरच के आप खाना बनाते हैं, भूनते हैं और बाद में आपका नॉन स्टिक खत्म हो जाता है, तो ये कोटिंग गई कहाँ? आपके पेट में। रशियन वैक्सीन अभी एक आया है, आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसमें लोगों ने समझा नहीं कि वैक्सीन है क्या। नमस्कार, आपका युग चरण चैनल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लालिमा अनेजा डैंग, और आज जिनसे हम बात करने जा रहे हैं वो है जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अंशुमान कुमार। नमस्कार डॉक्टर कुमार, एंड वेलकम टू द चैनल। और आशा करते हैं कि आज अब हमसे जो बातचीत करेंगे उससे बहुत से लोगों को लाभ मिलेगा। और सबसे पहले तो जब हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट बोलते हैं, तो थोड़ा सा कहीं ज़मीन खिसकती है और डर सा कुछ लगता है। क्या वाक़ई कैंसर डरने की बात है? हम वो जब थिंक ऑफ कैंसर, यू थिंक ऑफ आनंद, उस फ़िल्म में जब हुआ था, डज़ इट मीन अ डेथ सेंटेंस? आप इसे कैसे देखते हैं? आप तो डॉक्टर हैं, इतनी स 40,000 से ज़्यादा सर्जरीज़ आपने की है, रोज़ पेशेंट्स देखते हैं, और हाउ वुड यू व्यू कैंसर एज़ अ डिज़ीज़? आपने आनंद फिल्म की बात की तो फिल्म से शुरुआत करें। एक फिल्म थी, उसमें शम्मी कपूर से उनकी बेटी किसी से प्यार करती है, उसको मिलवाने लेके आती है। तो शम्मी कपूर पुलिस वाले थे। हुँ, हुँ। लड़का मिलके कहता है कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। तो शम्मी कपूर ने जवाब दिया कि डॉक्टर, पुलिस और वकील से मिलकर कोई कभी खुश नहीं होता है। मतलब दुख में ही मिलने जाते हैं। बिल्कुल। उसमें भी डॉक्टर में कैंसर। एक बहुत बड़ी हस्ती हैं फिल्म इंडस्ट्री के, जो सांसद भी हैं अभी। उनके क्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा था, मुझे जाना था लेक्चर लेने। कार्यक्रम के लिए उन्होंने हाँ कहा हुआ था। जब पता चला कैंसर रिलेटेड जागरूकता कार्यक्रम है तो उन्होंने मना कर दिया कि इसका नाम भी मत लो मेरे सामने, मुझे नाम सुन के डर लगता है। ओहो! तो ये जो हुआ, एक स्टिग्मा। स्टिग्मा क्रिएट किया गया है, ये क्रिएटेड है। और क्रिएशन कुछ जानबूझ के और कुछ अज्ञानता में, दोनों में है। बाजार इसको जानबूझ के तैयार कर रहा है, इस डर को, और अज्ञानता मतलब इसको छोड़ ही दो, कैंसर मीन्स मौत, ये बिल्कुल गलत है। हुँ, हुँ। कैंसर, एक तो मैं कहता हूँ कैंसर बीमारी है ही नहीं। बीमारी अगर समझना है तो तह तक जाओ, बीमारी कहाँ है उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर बीमारी भी माने तो आम बीमारियों की तरह कैंसर एक ठीक होने वाली बीमारी है,
पहली बात। दूसरी बात, कैंसर का रोकथाम संभव है अच्छा। और कैंसर को बिल्कुल शुरुआती स्टेज में पकड़ के उसको प्री कैंसर स्टेज में खत्म कर सकते हैं ताकि कैंसर पनपे ही ना। ये भी संभव है। अब इससे ज़्यादा कोई बीमारी क्या देगी? एडिशनली मैं हर समय कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। कैंसर एक आध्यात्मिक बीमारी है। कैसे? ये ओशो, एक सन्यासिन जो ओशो की सेक्रेटरी रही, हाँ, हाँ। उनको कैंसर हुआ। जी, जी, जी। जब मेरे पास इलाज के लिए आई थी तब मैंने यही बात कही तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, बोला इलाज बाद में करना, पहले मुझे बताओ ये क्यों कहते हो। उनको जो मैंने समझाया मैं आपको भी समझाता हूँ। जी, ज़रूर, ज़रूर। बाद में ओशो ने क्या इस पे कहा था ये भी बताऊंगा। हुँ, हुँ। तो मैंने उनको समझाया कैंसर, व्हाई कैंसर इज स्पिरिचुअल डिजीज। अध्यात्म क्या है? व्हेन यू रीच द स्टेट ऑफ शून्यता, कैवल्य की स्थिति जब प्राप्त करते हैं, ये शून्यता कैसे आएगी? जब आपके थॉट्स रुक जाएंगे थोड़ी देर के लिए। जैसे डिक्लेयर होता है कैंसर, अब इसको कंपेयर करते चलें, हार्ट अटैक, एक्सीडेंट, अभी कुछ दुर्घटना हुई, अगर आपकी मौत हो गई तो आप सोच रहे तो कहाँ। लेकिन कैंसर एक झकझोरने वाली बीमारी, आपको पता चला, आप रुक गए, ठहर गए और उन अतीत में जाकर सब कुछ को सोचा ऐसा मैंने क्या क्या किया या आगे क्या करना बाकी रह गया। आप ये सोचने लगे मैंने ये नहीं किया था, कुछ और समय दे दो मैं कर लूं, जबकि सच्चाई नहीं है। ये बीमारी ठीक होगी आप करेंगे, लेकिन आपको झकझोर के एक शमशान वैराग्य की स्थिति में पहुंचाया और आप वहां से ट्रांसलेटरल स्टेट में चले गए। कई लोगों के लाइफ ट्रांसफॉर्म होते मैंने देखे कैंसर डायग्नोसिस के बाद। जी, 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 बिल्कुल। तो डिटेल है कि ये अंतरात्मा को झकझोर के आपके ट्रू सेल्फ को निकाल के वापस ला देता है। लेकिन क्या जरूरी है कैंसर की डायग्नोसिस करा के ही आप अंतरात्मा पे जागृत होंगे? बिल्कुल ऐसे हो सकते हैं, ट्रांसडेंटल स्टेट, मेडिटेशन। अब ओशो सन्यासी ने क्या बताया मुझे कि एक स्वीडिश सन्यासी ओशो के दीक्षा लेके स्वीडन चले गए। वहाँ से उन्होंने चिट्ठी लिखी कि मुझे स्टेज 4 लंग कैंसर का पता चला है और मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी मदद करें। तो ये सेक्रेटरी थी। चिट्ठी का जवाब ओशो ने इनसे लिखवाया। चिट्ठी के जवाब में पहली लाइन थी, कैंसर इज ए स्पिरिचुअल डिजीज। तो उन्होंने, माँ ने ये पूछा मुझसे कि आप ये मुझे बताएं कि ये बात सिर्फ ओशो, मुझे और उस स्वीडिश सन्यासी 3 लोगों को पता है, क्योंकि ये ना कभी किताब में छपी, बिल्कुल। न किसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा है। हुँ, तो आपने क्यों कहा? हुँ। तो मैंने ये सारी बातें जब कही तो उनका मानना था कि मुझे लगता है कि यू आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ ओशो। मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल एक सामान्य इंसान हूँ, एक डॉक्टर हूँ, लेकिन ये सच है ओशो भी एक सीमा पे पहुंच चुके थे ज्ञान आध्यात्म में, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। और जो उस सीमा पे पहुंचे वो इस बात को कहेगा। हुँ। मैं इस विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, पुजारी हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही है। इफ आई मे एक्सटेंड व्हाट यू आर सेइंग, अगर कैंसर जैसे किसी को पता चलता है तो वो आपको एक प्रेजेंट मोमेंट में लेके आता है ना? आप वही वर्तमान क्षण में आ जाते हैं। वर्तमान क्षण है क्या? भविष्य के गर्भ से निकलकर अतीत के गर्भ तक जाने को सहज, सरल और तरल दशा को वर्तमान कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। जैसे वर्तमान में आएंगे, अतीत के जो आपके रिपेंट होते हैं, पश्चाताप खत्म और हुँ, भविष्य की चिंता खत्म हो जाती है। बिल्कुल, हमें जागना यही है कि वर्तमान में जीने लगे, बिल्कुल, बिल्कुल, बस इतनी जरूरत है। बिल्कुल। और हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं ना, पास्ट इज़ हिस्ट्री, फ्यूचर इज़ मिस्ट्री, Right. और हम प्रेजेंट मोमेंट को खो देते हैं और फिर हम एंटैंगल हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, बात करते हैं कि कैंसर क्यों होता है? बिकॉज़ आजकल मैं देखने जो मुझे मालूम पड़ता है कि पहले अस्पतालों में बहुत कम पेशेंट आते थे। जो पहले 1 दिन में आते थे, जो पहले महीने भर में आते थे, वो आज 1 दिन में आते हैं उतने पेशेंट। क्या वजह है कि इतना कैंसर हो रहा है? इज़ इट बिकॉज़ वी आर लिविंग अ लाइफ ऑफ कॉकटेल्स ऑफ, आई वुड से केमिकल कॉकटेल? क्या हम केमिकल कॉकटेल में जी रहे हैं? क्योंकि जहाँ देखो प्लास्टिक भी है, जहाँ देखो पेंट भी है, जहाँ देखो वो हम प्रकृति के साथ अब जुड़े नहीं, ना लाइफ़स्टाइल वैसा रह गया है। कहीं पे जेनेटिक्स का भी इसका रोल है, और है तो कितना है? वो कहते हैं ना, आप जो भी हो, आप जेनेटिक्स इंटू एनवायरनमेंट, यही कहा जाता है। तो कितना एनवायरनमेंट का रोल है और कितना जेनेटिक्स का रोल है कैंसर में, ये आप हमें बताइए? लालमा जी, जितने आपने सवाल किए इस पे कई किताबें हैं, कई किताबें हैं, लेकिन उसको साधारण और सहज और छोटे में जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी। इसके लिए जरूरी है पहले समझना कैंसर है क्या। हुँ। मेडिकल डेफिनेशन है, एबनॉर्मल पर्पसलेस ग्रोथ ऑफ आवर ओन बॉडी सेल्स हुँ। विद द पोटेंशियल टू माइग्रेट फ्रॉम वन ऑर्गन टू अनदर इज कैंसर। राइट। हिंदी में, अपनी शरीर की अपनी कोशिकाओं का उद्देश्य विहीन असामान्य बेतरतीब बढ़ोतरी होना और इसमें अमरण क्षमता आकर एक अंग से दूसरे अंग में प्रत्यास्थापन हो जाए, इसी को कैंसर कहते हैं। हुँ। और साधारण दर्शकों के, ऑडियंस के समझने के लिए,
हम दिल्ली रह रहे हैं, मान लीजिए दिल्ली में 3 करोड़ की आबादी है। इस 3 करोड़ आबादी में सब लोग लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का फॉलो करते हैं, एक दूसरे से बहुत सहजता से रह रहे हैं। ये आम इंसान का शरीर है जिसमें 30 ट्रिलियन सेल्स हमारे काम कर रहे हैं और सब बिल्कुल ओबे कर रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर को, नॉर्मल है। इसमें से कुछ हमारे कोशिकाएं में ऐसे बदलाव हों, कुछ कोशिकाएं हमारी आतंकवादी बन जाएं, टेररिस्ट बन जाएं, अपने लोगों को मारने लगे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट माइग्रेट करने लगे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने लगे। यही कैंसर है। मतलब शरीर की अपनी कोशिका अपने शरीर को क्षति पहुंचाने लगे, लेकिन आतंकवादी बने क्यों? उपमा के तौर पे, इसको अलग ना ले जाएं लोग। अगर परसिस्टेंट किसी की प्रताड़ना होने लगे, किसी को कष्ट होने लगे, वो विरोध कर देगा। सिमिलरली हमारे शरीर के ऊपर कांस्टेंट जो ट्रॉमा हम दे रहे हैं, जिस अपने एग्जाम्पल में बहुत सारी चीजें बोली, तो प्रताड़ना शरीर को हो रही है। एक दिन ऐसा आया कि शरीर का विद्रोह उस लेवल पे पहुंच गया, जो बॉडी का डिफेंस सिस्टम, जो पुलिस सिस्टम था, जो उसको पकड़ता था, ठीक करता था, इसको भी बाईपास कर लिया, कैंसर में तब्दील हो गया। अब ये प्रताड़ना, जितनी चीजें आपने कही, इंसान अपने 24 घंटे की दिनचर्या का आकलन कर ले तो मैं सच में आश्चर्य में हूँ, कैंसर केसेस इतने कम क्यों हैं? ओह, मतलब और भी ज्यादा होने चाहिए, जिस हिसाब से हम जीते हैं, जिस हिसाब से हम जी रहे हैं रात। जी रहे हैं। अब लोगों को लगता है 40 साल पहले नहीं था, बिल्कुल नहीं था। सच में हमारे पूर्वज वैज्ञानिक थे। ये जो अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हुआ, उसमें हम लोगों की चिंतन की स्थिति खत्म हो गई। हम भागदौड़, बाजारवाद और अंधे बन के गुलामी मानसिकता में जीने लगे। जो हमें कह दी गई हमने मान लिया, फॉलो करना है। खासकर पाश्चात्य से जो आता है उसे हमने बिल्कुल। ग्लोरीफाई किया, और जो अपने यहाँ की पुरानी चीजें थी, पुरानी परंपरागत खान पान रहन सहन, उसको नकार दिया, उसको हमने नीचे कर दिया। पाश्चात्य की फेंकी हुई, तिरस्कार की हुई चीजें हमने एक्सेप्ट कर ली। फर्टिलाइजर्स। एग्जैक्टली। और जो पाश्चात्य ने अच्छी चीजें हमारी थी, योग, मेडिटेशन, साधना, आयुर्वेद, जिसको प्लांट बेस्ड थेरेपी कहते हैं, उन्होंने एक्वायर कर लिया। उनका विज्ञान सिर्फ हमने नहीं लिया। अगर उनका विज्ञान लेते, जो अच्छी चीज उनकी थी, और अपना परम ज्ञान, आत्मक्रांति और आत्म साधना जोड़ देते, तो भारत सच में विश्वगुरु हो गया होता। लेकिन हमने उनका कचरा लिया और अपनी अच्छी चीज उनको दे दी। मकौले सक्सेसफुल हुआ और मकौले खुश हो रहे थे एग्जैक्टली। ऊपर बैठकर। मैकाले एजुकेशन सिस्टम बनाया गया कि आप कैसे सर्वेंट तैयार करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज भी जो बच्चे हमारे पढ़ाए जा रहे हैं, क्या पढ़ाया जाता है? गो टू स्कूल, achieve certain percentage of marks and get prepared for a job, earn some salary, save money, buy house, उसके बाद एक्सपायर हो जाओ, मर जाओ। क्या यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य था? तो मैं हर समय कहूँ, सेवर्स आर लूजर्स। जो सेविंग में बिलीव करते हैं, दे आर लूजर्स। तो इस सिस्टम की जितनी खराबियां हिंदुस्तान पे थोप दी गई और हम मान रहे हैं कि ये सच है, तो हमें जरूरत है एजुकेशन सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की। हमें जरूरत है अपने डे टू डे लाइफ को रिफॉर्म करने की, जिसके कारण कैंसर बढ़ा। ये हो सकता है स्टार्टिंग फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग। अगर आप देखें, जी आपने टूथपेस्ट किया, जी जी, कैंसर फॉर्मिंग एजेंट्स हैं उसमें, पढ़िए उसके अंदर क्या है, पैराबेन, थैलेट्स। शैम्पू किया, उसमें ब्रेकफास्ट के लिए बैठे, ब्रेड, आज कौन सी ऐसी रसोई होगी जिसमें प्री फॉर्म्ड फैक्ट्री वाली ब्रेड नहीं पहुंच गई है? क्या हिंदुस्तानियों रोटी बनाना भूल गए, पराठे बनाना भूल गए? क्यों ब्रेड आया? प्लास्टिक का फिल्म रैप करके आपके ब्रेकफास्ट की प्लेट आती है, गरम निकला, उससे प्लास्टिक के जो केमिकल्स हैं, माइक्रोप्लास्टिक लीच किया, कार्सिनोजेनिक। ऐसे करते पूरे दिन एनवायरमेंटल पोल्यूशन, खाने में मिलावट, एडल्ट्रेशन, हैवी मेटल्स, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स। महिलाएं जो कॉस्मेटिक इस्तेमाल करी, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन। अब कई लोग इस पे ऑब्जेक्ट करते हैं कि भारत सौंदर्य प्रसाधन भारत की परंपरा में है। बिल्कुल है। क्या लगाती थी हमारी पूर्वज दादी नानी? पलास के फूल, टेसू के फूल, उससे रंग निकाले जाते थे, गुलाब से रूज निकाला जाता, जिसको गाल पे लगाते थे। आज कौन नेचुरल चीजों से निकाल रहा था? नेचुरल चीजों से निकाले। तो सिंदूर भी पेड़ से निकलता है। जी जी, वो बीज उसके होते जी, हैं। मसलो तो लाल रंग हो लाल। जाता है। जी इसलिए एंटीऑक्सीडेंट, ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन उसका होता था। राइट। इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने मेल के लिए तिलक बनाया, फीमेल के कुमकुम, लिए सिंदूर, कुमकुम। मैं कभी प्लास्टिक बिंदी नहीं लगाती, आपकी जानकारी के लिए। मैं हमेशा बहुत अच्छा, कुमकुम ही लगाती हूँ, पिछले कई साल से ये ऐसे ही कर रही हूँ। बहुत अच्छा। उसका ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन होता, उसको आपने रिप्लेस किया। केमिकल ट्रांसडर्मल एब्जॉर्प्शन कैंसर का कारक। हेयर डाई। करेक्ट। अगर आपकी उम्र हो रही है, तो क्यों दिखाना है कि बाल आपके काले हैं? मतलब आप डबल स्टैंडर्ड जी रहे हैं।
अगर फिर भी लगता है कि नहीं आपके लिए सूट कर रहा है, तो हमारे नेचुरल बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडिगो, कॉफ़ी, henna, बहुत सारे henna, मेहंदी। इसको मिलाइए, आप लगाइए। इस तरह से करते हो जाएँगे, स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, उसके बाद मैं कहूँगा टोबैको, अल्कोहल ये सब तो चेरी ऑन द केक है। हाँ, हाँ। जो नहीं पता है लोगों को उनमें बता दूं, इतने तत्व आ चुके हैं। तो जरूरत है सिर्फ इसको एनालिसिस करने की। ऐसा ना सोच लें कि क्या करें, इससे बच नहीं सकते। हाँ, कुछ चीजें इंडिविजुअल के हाथ में नहीं, वातावरण का प्रदूषण, एयर पोल्यूशन आपके हाथ में नहीं है, बाकी चीजें आपके हाथ में हैं, उनको तो कम करें और कैंसर की अनेक बीमारियों से आप बचेंगे। सिंपल, लाइफ को बैक टू बेसिक्स ले आओ। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बला हमारी आज की ज़िंदगी में आ चुकी है, वो है प्लास्टिक्स। और एक कदम आगे बढ़े तो माइक्रो प्लास्टिक्स। Right. आज मैंने कई बार देखा है अच्छे अच्छे घरों में कि वो प्लास्टिक की छाननी से चाय, एक तो चाय ऊपर से प्लास्टिक की छाननी में से छान रहे हैं, तो उसके सारे माइक्रो माइक्रो प्लास्टिक्स आ गए। फिर एक चलन चल पड़ा है कि मिनरल वाटर का, तो वही प्लास्टिक की बॉटल कितनी बार धूप में गई होगी और वही उसके जो कण कण हैं, माइक्रो जो दिखते नहीं माइक्रो प्लास्टिक्स, वो पानी में आ रहा है और उससे हम बड़ी शान से उस पानी को पीते हैं। तो मैं तो खैर अपनी पानी की बॉटल लेती हूँ और अपना कप साथ लेती हूँ, प्लास्टिक के कप में भी होता है। इसके बारे में आप कुछ बताइए कि इस बला अगर मैं ये कोई बुरा ना माने शब्द यूज़ कर रही हूँ, कि इस प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक के बला से कैसे हम दूर रह सकते हैं और उसका कितना बड़ा रोल है कैंसर में? इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ करता चलूं हुँ, कि आपकी बातचीत लग रहा है किसी विज्ञान के पढ़े लिखे रिसर्चर से बात कर रहा हूं, नहीं लग रहा है किसी जर्नलिस्ट से बात कर रहा हूं। अच्छी चीज है, हमारे जर्नलिस्ट पढ़ना भूल गए, थैंक यू। पढ़ना चाहिए। जी, जी, जी। आपने जो बात करी, प्लास्टिक एक कॉमन वर्ड है, हुँ। इससे जो पार्टिकल छोटे निकलते हैं माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक्स उससे भी छोटे पार्टिकल, जी। नैनो प्लास्टिक्स। हुँ, हुँ। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिसर्च छपी, ह्यूमन स्टमक हैज बिकम ओशन ऑफ माइक्रो प्लास्टिक्स। इतना माइक्रो प्लास्टिक्स, नैनो प्लास्टिक इवन हमारे ब्लड वेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच रहा है, हार्ट अटैक करा रहा है, हमारे ब्लड के साथ घूम रहा है नैनो पार्टिकल्स। अब ये जो चीजें आई, जब प्लास्टिक का इनोवेटर ने इन्वेंट किया तो कहा था ये ऐसा तत्व मैंने बनाया, न जलेगा न सड़ेगा न गलेगा, लेकिन उसने सोचा था इंडस्ट्री में बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। उसे भी अंदाजा नहीं था कि घर घर में, इवन इंसान के शरीर के अंदर, समुद्री मछलियों के अंदर, गाय के पेट, हर जगह प्लास्टिक पहुंच जाएगा। जी, जी। प्लास्टिक का डिसइंटीग्रेट होना मतलब खत्म होना, 200 ईयर्स टू 1200 ईयर्स लाइफ है इसकी। आज जो हम कचरा फैला रहे हैं, ना जाने कितने पुस्त, कितनी पीढ़ियां इसको झेल रही होगी। अगर आपने इसको बला कहा तो मैं तो कहूँगा इससे कोई अगर कठिन और ज़्यादा दुर्दांत शब्द हो सके हिंदी में, तो प्लास्टिक को वही नाम देना चाहिए। ये पूरे वातावरण से लेके हमारे शरीर के अंदर फैल चुका है, पूरी तरह गिरफ्त में ले चुका है। और ये आप 3200 केमिकल है प्लास्टिक में, उससे 70 केमिकल हेल्थ हजार्ड है। 4 जो टॉप पे हैं, बिस्फेनॉल ए, थैलेट्स और ये माइक्रोप्लास्टिक बस छोटे कण, लेकिन इससे निकलना अल्टीमेटली केमिकल को है। आज देखिए महिलाओं में थायराइड की समस्या कितनी कॉमन हो गई। बहुत कॉमन है। अगर एनसीआर में बात करें तो शायद 3 में से हर एक महिला थायराइड की टैबलेट ले रही है। जी, 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 जी। पुरुषों में एजियोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट कम होने लगा, इनफर्टिलिटी सेंटर देखिए कितने बढ़ रहे हैं। हुँ। और लंबे समय के बाद कैंसर का होना प्लास्टिक रिस्पॉन्सिबल है। जी, जी। इसके अलावा हार्ट अटैक, बच्चों में मेंटल रिटार्डेशन और ना जाने कितनी चीजें हो रही है। तो जो आपने बात की मिनरल वाटर, एक्चुअली उसका नाम मिनरल वाटर नहीं होना, डी मिनरल वाटर होना चाहिए। जी, जी। उससे मिनरल्स निकाल लिए, बिल्कुल। पैक कर दिया प्लास्टिक में, खाली है, कुछ भी नहीं है उसका। कुछ भी नहीं है। एक बताऊं, बड़े मेन स्ट्रीम बहुत फेमस चैनल, टीआरपी में टॉप पे चैनल है, उस पे एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ जो एक सो कॉल मिनरल वाटर कंपनी के मालिक थे और मैं था। अच्छा। ये उम्मीद बना के बुलाया गया होगा कि डॉक्टर साहब कुछ अच्छी बातें बताएंगे कि प्लास्टिक की बोतल आ गई तो ये फ़ायदा हुआ। अब मैंने उसमें बता दिया कि इसका ये सॉल्यूशन है और ये गलत है। उस इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग के बाद इंटरव्यू नहीं चला। इतनी बड़ी लॉबी है। इतनी बड़ी लॉबी है। उनको लगा कि ये तो इंटरव्यू हम अच्छे के लिए कर रहे थे, ये तो इंटरव्यू उल्टा चला गया। और मैं कहता रहा कि भाई चलाइए पब्लिक इंटरेस्ट में, इंटरव्यू नहीं चला। इतनी बड़ी लॉबी है। अब कहिएगा कि क्या पहले की तरह हम कहीं भी हैंडपंप, कुएं का पानी पी सकते हैं? आंसर इज नो। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले अंडरग्राउंड पानी नहीं पी सकते हैं, ये सच है। तो ये हैबिटेबल कंडीशन नहीं रहा। जो 5 तत्व हैं जीवन के, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, अगर दिल्ली एनसीआर में बात की, 5 तत्व खत्म हो चुके, आपके रहने लायक नहीं है। इसको हैबिटेबल, दोबारा रहने लायक बनाया जा सकता है। जैसे यूनाइटेड किंगडम में
टेम्स नदी जी, उसको साफ किया। साफ किया, हुँ। जब उस पे नाले जैसी थी वो बिल्कुल। नाले जैसी थी। हुँ। तो क्या हम भारत, स्पेशली दिल्ली एनसीआर या अब तो छोटी जगहों पे भी पोल्यूशन बढ़ा, प्लास्टिक बढ़ा, तो उसको हम क्लीन नहीं कर सकते? आंसर इज यस। यस वी जस्ट स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इज नीडेड। और कितने लोग बीमार होने से बचेंगे इस छोटी सी बला से? बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इससे आगे आना चाहती हूँ नमक और तेल और शुगर की बात करना चाहती हूँ। उससे पहले मैं उस मुद्दे की बात करूँगी जो बहुत बार टच नहीं हुआ है और वो है हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। मैं तो एक कदम और आगे जाके बोलूँगी कि आज हमारे देश में शायद 95% कॉटन व्हिच इज़ ग्रोन हियर इज़ जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो जो पहले कॉटन के गद्दे थे, कॉटन की रज़ाई थी, वो अच्छी थी। लेकिन आज जो है, आज हम पॉलीफिल यूज़ कर रहे हैं, आज हम नायलॉन के कपड़े यूज़ कर रहे हैं, एक्रिलिक यूज़ कर रहे हैं, वो भी एक तरह का प्लास्टिक ही है जो हमारे शरीर में जा रहा है। और बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ऐसे बेचती हैं कि ये वाटर एब्ज़ॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करता है, एक्सरसाइज़ के लिए परफ़ेक्ट है। तो आपको नहीं लगता कि कहीं कुछ हमने ओवरडू कर लिया है इसको? क्योंकि जो एक कॉटन का फाइबर एब्ज़ॉर्ब कर सकता है, वो नायलॉन से बना है, वो प्लास्टिक से बना है, वो कपड़ा भी, वो आज की जो कॉटन की रज़ाई है, वो भी जीएम है। तो आपको नहीं लगता कि ये सब कुछ गड़बड़ है कहीं पर? जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड, एक टेक्नोलॉजी दिया गया। जी, जी, जी। ये जब 1970 के आसपास तक अकाल मृत्यु की प्रॉब्लम थी, आए दिन फूड की क्राइसिस होती थी। फूड इंडस्ट्री ने जीएमओ टेक्निक को कॉमन करना चालू किया कि कैसे हम प्रोड्यूस बढ़ा दें, गेहूं, चावल, इसका उत्पाद कैसे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी। धीरे धीरे ये सारी चीज़ों में आने लगा जेनेटिक मॉडिफिकेशन। हुँ, हुँ। लेकिन ह्यूमन जीन, होमोसेपियंस, जो आज हम लोग इंसान हैं पूरे वर्ल्ड में, होमोसेपियंस हैं। होमोसेपियंस का जीन जो इवॉल्व किया था, नेचुरल चीज़ों के लिए इवॉल्व एंड एडेप्टेड जीन था। इसको सडनली चैलेंज हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड, जिसके लिए हम इवॉल्व नहीं हुए। हो सकता है, एपिजेनेटिक्स एक थ्योरी है, आने वाले 70 साल, 100 साल के बाद हुँ। होमोसेपियंस इवॉल्व होकर इन चीज़ों के लिए अडेप्ट हो जाएं। एट प्रेजेंट जो जीवित मनुष्य है, ये अडेप्टेड नहीं है। तो उसको केमिकल कह के, केमिकल कोई ऐसी चीज़, रासायनिक चीज़ है, हमारा शरीर भी केमिकल से बना है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हुँ। लेकिन ये केमिकल जो बॉडी एब्नॉर्मल सेंस करती है, तो एब्नॉर्मल बिहेव करेगी, उसको निकालना चाहेगी, उसको डिस्ट्रॉय करना चाहेगी। जो केमिकल डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो हमारे लिए टॉक्सिक हो जाएगा। तो एलर्जी ज़्यादा बढ़ रही हैं। एलर्जी, बच्चों में अस्थमा की समस्या, राइट। एडल्ट में स्किन डिजीजेज, ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब शरीर अपने शरीर को अटैक करने लगे, बहुत हो रहा है आजकल ऑटोइम्यून जिसमें वाइट डिसीज़। स्पॉट्स से जी। लेके सोरियासिस से लेके बहुत सारी चीज़ें हो रही है। हुँ, अब हुआ क्या, जीन ने अडेप्ट नहीं किया, उसने उसके अगेंस्ट डिफेंस सिस्टम तैयार किया। ये डिफेंस सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय तो नहीं किया, आपके सेल शरीर में जहाँ-जहाँ भी उस तरह के रिसेप्टर्स मिले, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ऑटोइम्यून डिजीज। राइट, राइट। इसी तरह से करते-करते ये चीज़ें आपके इम्प्रेग्नेट हो गई। उदाहरण के तौर पे आप लें नॉन स्टिक बर्तन घर में, करेक्ट, टेफ्लॉन। पीफॉस, पीफास, टेफ्लॉन एक टेफ्लॉन ग्रुप कोटिंग। ग्रुप है, उसमें पीफॉस है, जिसको कहा था फॉरएवर केमिकल, मतलब कयामत से कयामत तक रहने वाला रासायनिक तत्व। एक बार हमारे शरीर में गया, तो इंडियन कुकिंग के लिए ये नॉन स्टिक कब एप्लीकेबल था? खुरच-खुरच के आप खाना बनाते हैं, भूनते हैं, आपके लिए यूज़फुल था। बल्कि जब क्यों? गर्म करो तो उसकी वेव्स में ही प्लास्टिक हवा में आता है एग्ज़ैक्टली। इससे। और बाद में आपका नॉन स्टिक खत्म हो जाता है, तो हुँ। ये कोटिंग गई कहाँ? आपके पेट में। पेट में गई? या तो ये ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जब ये नॉन स्टिक लॉन्च करना था, तो बताया गया तेल खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक कंज्यूमर साइकोलॉजी में मार्केटिंग गिमिक थी। एक्सेसिव तेल खाना हानिकारक है, अदरवाइज़ बिना कोलेस्ट्रॉल के हमारा शरीर फंक्शन नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही। सेल मेम्ब्रेन की लाइनिंग है उससे। जी, जी, तो जी। ये चाहिए था उस समय, जो विज्ञान के धरोहर मानते थे अपने आप को, उनको चाहिए था पब्लिक को जागरूक करो हुँ। कि इसका बेतरतीब इस्तेमाल मत करो। हुँ। तुम वेस्टर्न कुकिंग नहीं कर रहे हो। बिल्कुल। यहाँ से करते-करते आप नॉन स्टिक, नॉन ग्रीजी कपड़े, शर्ट्स आने लगे, जिस पे चाय गिर जाए तो स्टेन नहीं आएगा। एग्ज़ैक्टली। क्या है उसमें कोटिंग? पीफॉस की कोटिंग है। पिज़्ज़ा आप मँगवाते हैं, उसमें एक बटर पेपर करके सो कॉल्ड आता है। क्या है? नॉन ग्रीजी कैसे होगा? जब कोई ऐसी चीज़ होगी, पीफॉस की कोटिंग है। इस तरह से देखेंगे तो हर तरफ केमिकल से आपको लपेट दिया गया। जो कपड़ा मुचड़ता नहीं है उस पे फॉर्मल्डिहाइड की कोटिंग होगी। एग्ज़ैक्टली। तो इसी तरह से किया गया। वही आपके ट्रांसडर्मल, जो आपने बात की, कॉटन वर्सेस इस तरह केमिकल। या इसी केमिकल का एब्ज़ॉर्प्शन आपका होता रहता है, क्योंकि एटलीस्ट 8 से 10 घंटे आप पहन रहे हैं, बिल्कुल। तो स्किन में तो जाएगा ही स्किन में जाएगा जा रहा है। हिंदुस्तान फ़ेमस था कॉटन के कपड़े के लिए। जी, लिनेन एक्सपोर्ट करते लिन थे हम, एक्सपोर्ट यूरोप में करते थे। बिल्कुल। और जी। हिंदुस्तान का कॉटन बेस्ट कॉटन माना जाता था। बिल्कुल। आज हमें पहले इससे हटाया गया, और फॉरेनर्स, यूरोपियंस, मेरे दोस्त जो एक्चुअल यूरोपियंस हैं, जब इंडिया आते हैं, यहाँ से क्या ले जाते हैं मालूम? दरी, ज़मीन पे बिछाने वाली। हुँ। वो आपके केमिकल
मैट पे नहीं कर रहे हैं योगासन, जी दरी लेके जाते हैं, कॉटन खादी भंडार से कपड़े लेके जाते हैं, जी सरकारी खादी भंडार से। तो उनको इस चीज़ की कीमत मालूम है। लेकिन हर देश पहले डेवलप्ड होता है, तो इन चीज़ों को सफ़र करता है, फिर घूम के बैक टू बेसिक्स आता है। तो हिंदुस्तान अभी उसी कगार पे जा रहा है, लेकिन इसमें कितने जनरेशन शहीद हो जाएंगे, बेवजह बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल जागरूक करने का पर्पस से मकसद यही है कि चीज़ों को एडेप्ट करो, लेकिन दिमाग खोल के करेक्ट 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 पागलों की तरह भीड़ में मत भागो। बिल्कुल बिल्कुल अब हम बात करते हैं कि बहुत से लोगों को, जैसे हम जानते हैं कि बहुत से लोगों को आजकल कैंसर हो रहा है, तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे डॉक्टर साहब? कि कैसे पता चले कि एक तो सिम्टम है कि 3 हफ्ते तक खांसी है, एक कहते हैं कि वेट लॉस होता है, और कई बार एक और बहुत खतरनाक जो मुझे एक ट्रेंड नज़र आ रहा है आजकल, इट्स एसिम्प्टोमेटिक कैंसर, कि पता ही नहीं चलता है, और जब आदमी चला जाता है तो लास्ट में जैसे बुरे हाल में होते हैं तो एक टेस्ट करा लेते हैं, जब कुछ नहीं समझ में आता डॉक्टर्स को, तो चलो ये टेस्ट करा लो, पता चलता है इट्स अ ब्लड कैंसर। तो ये एसिम्प्टोमेटिक कैंसर, ये थोड़ा-सा इट्स लिटिल माइंड बॉगलिंग, इस पे आप बिल्कुल, थोड़ा-सा इसको ऐसे समझें, इसमें जागरूकता की ज़रूरत है कॉमन पब्लिक के लिए भी, और सारे डॉक्टर्स जो कैंसर के नहीं हैं उनके लिए। बॉडी गिव्स सिग्नल, एवरी टाइम बॉडी गिव्स सिग्नल। कुछ भी असामान्य हो रहा है तो बॉडी सिग्नल दे रही है। ये आपकी प्रॉब्लम है कि आप उस सिग्नल को रीड नहीं कर पाए। कैंसर का एक लक्षण समझें, असामान्य लक्षण, खास करके 3 हफ्ते से ज़्यादा बरकरार हो कैंसर हो सकता है। अब इसको कैसे समझें? कैंसर किस अंग का डेवलप हो रहा है और आपको क्या लक्षण आ रहे हैं, ये आम बीमारियों के लक्षण से मैच करता है। जैसे एसिडिटी होना, सिंपल एसिडिटी हो सकती है, स्टमक कैंसर में भी एसिडिटी होगी, गॉलब्लैडर कैंसर में एसिडिटी होगी। खांसी होना, प्रदूषण में भी खांसी होगी, एलर्जी में खांसी होगी, ट्यूबरकुलोसिस में खांसी होगी, और कैंसर में भी खांसी होगी। लेकिन बाकी लक्षण कुछ इलाज के बाद या अपने आप से कुछ दिनों में ठीक हो जाते हैं। लेकिन लक्षण बरकरार रहे या बार बार हो तो कैंसर की जांच जरूर कराएं। तो क्या जागरूक होना है? हर व्यक्ति को कोई भी असामान्य लक्षण जो अभी तक नहीं हो रहा था होने लगे। मसलन जैसे मैंने बताया, महिलाओं में खास करके ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल का लावे हो जाए, पेशाब में खून का आना, स्टूल टट्टी में खून का आना, इस तरह से कुछ भी अब नॉर्मल हो तो आप अपने डॉक्टर को कहें कि आप एक बार कैंसर की जांच भी करा लें। और हर डॉक्टर को क्या अवेयर होना है, आप इलाज कर रहे हैं लेकिन जैसा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है तो एक बेसिक जांच कैंसर की करा लें। उसमें क्या होगा, प्री कैंसर स्टेज में पकड़ में आएगा या अर्ली कैंसर। कुछ कैंसर स्क्रीनेबल है, आप स्क्रीनिंग टेस्ट करा सकते हैं। और जो मैंने कहा बॉडी गिव सिग्नल, तो एक भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। ओवर द काउंटर मेडिसिन लेके आप खा लेते हैं, एसिडिटी की दवा खा ली, एलर्जी की दवा खा ली, कुछ दिन तक आराम मिला, फिर हो गया, फिर आपने दवा खा ली, अब आप कहते हैं कि कैंसर एडवांस हो गया। जब डिटेल में उनकी हिस्ट्री, जब हम लोग बात करते हैं मरीजों से, तो पता चला, डॉक्टर साहब 1 साल से तकलीफ चल रही थी लेकिन मैं तो समझती थी कॉमन तकलीफ है, हमने इग्नोर किया। वजन कम होना ये कैंसर का लास्ट स्टेज का सिम्टम है। ओह! अनफॉर्चुनेटली एमबीबीएस में भी फाइनली में कैंसर के सिम्टम में वेट लॉस पहला सिम्टम बताया, जो गलत है। ओह! कैंसर स्टार्ट विद एसिम्प्टोमेटिक, जो आपने बात कही, कोई लक्षण नहीं देगा। उसके बाद जैसे ही चेंजेस चालू होंगे उस अंग से रिलेटेड लक्षण देगा। वेट लॉस तो तब होगा जब शरीर के पूरे अंग में कैंसर फैल जाए और कैंसर सेल को न्यूट्रिशन इतना अधिक चाहिए कि वो शरीर के बाकी सोर्स ऑफ एनर्जी को खत्म करके आपका वजन कम करने लगे। तो वेट लॉस लास्ट सिम्टम है। क्या कोई, जब हम जांच की बात करते हैं, कैंसर की जांच की, आजकल अलग-अलग ऑर्गन्स के बारे में सुनने में आता है कैंसर, जैसे ओवेरियन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर या लंग कैंसर। कोई एक टेस्ट है, कोई एक मापदंड है ब्लड टेस्ट की कराया, उसमें ये मार्कर आया तो इसका मतलब है कि ये कैंसर है या नहीं? या अलग-अलग कैंसर, अलग-अलग ऑर्गन के कैंसर हो तो उसका अलग-अलग टेस्ट होता है? बिल्कुल, कोई भी इस तरह की जांच अभी तक नहीं बनी है जो पूरे शरीर के कैंसर को स्कैन करके बता दे। लोग कंफ्यूज करते हैं, पेट स्कैन बोलते हैं। हाँ जी, डॉक्टर साहब करा लें? हाँ जी। नहीं, पेट स्कैन स्टेज करने के लिए दी। किसी को कैंसर का पता चला, उसका स्टेज क्या है, उसके लिए पेट स्कैन कराते हैं। क्यों? अगर सामान्य व्यक्ति पेट स्कैन कराए तो उसमें पेट स्कैन में जो दवा दी जाती है और जो रेडिएशन होता है इटसेल्फ टॉक्सिक है, तो इसलिए बेवजह पेट स्कैन ना कराएं। और उसमें डाई भी डालते हैं? डाई डालते हैं, वो रेडियो आइसोटोप्स है, तो रेडिएशन उससे निकलता है, तो इसलिए नॉर्मल व्यक्ति को नहीं कराना है। तो आपको क्या करना है, जो लक्षण हो डॉक्टर से डिस्कस करें, नहीं है तो ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलें और उस लक्षण के हिसाब से स्क्रीनिंग कराएंगे, टेस्ट कराएंगे।
उसके बाद सर्टेन एज 40 साल पे क्या टेस्ट होना है, फीमेल को क्या, मेल को क्या, 50 साल पे, इस तरह से टूल ऑफ टेस्ट हैं, उसको स्पेसिफिक हमें कराना है। अगर कोई कहता है कि ये पैकेज दे रहे हैं, पूरा कैंसर पैकेज है, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अच्छा है। टॉप के जो 5 से 7 कैंसर हैं, जिसको अगर मिला लें तो ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर कवर हो जाएं, वो सारे स्क्रीनेबल हैं, सबकी जांच संभव है, इवन उस स्टेज में जब कैंसर बना भी नहीं है। जांच थ्रू रेडिएशन, नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव? इन्वेजिव। अब जैसे जैसे अ, महिलाओं में स्तन कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी का मुंह का कैंसर, जिसको सर्विकल कैंसर कहते हैं, बहुत प्रिवलेंट है इंडिया बहुत में। प्रिवलेंट है। हम्म, सर्विकल कैंसर आमतौर पे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV 16-18 टाइप है, उससे होता है। अब ये जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट स्टार्ट होता है तो मेल से फीमेल को, फीमेल से मेल को ट्रांसमिट होगा। हाँ, 100 में से 60-70% फीमेल अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम से उसको खत्म कर देती है, ठीक। अब 30% में HPV बचेगा। ये HPV बदलाव करना चालू किया। इसको लगभग 10 साल लगते हैं HPV को प्री कैंसर स्टेज में आने में, और फर्दर 5 साल लगते हैं कैंसर स्टेज में आने में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब से इंटरकोर्स संबंध स्टार्ट हो उसके 10 साल बाद से सर्विकल कैंसर की जांच कराएं। पैप स्मीयर बेसिक टेस्ट है, जी जी जी। OPD प्रोसीजर है, नॉन इन्वेजिव है, उसमें DNA टेस्ट कर लें। HPV DNA अगर आ रहा है तो 3 टेस्ट कराएं, पैनिक ना करें, 3 बार आप टेस्ट कराएं। अगर परसिस्टेंट है तो फिर डॉक्टर से मिले टू इरेडिकेट। क्या? ये फिर मेटाप्लेजिया कराएगा, डिस्प्लेजिया का टेक्निकल है, लेकिन ये प्री कैंसर है। उसी समय डॉक्टर उसको लेजर से या किसी पद्धति से ठीक करेगा, सर्विकल कैंसर नहीं बनेगा। तो कितने पहले, 10 से 15 साल पहले आपको आइडिया दे रहा है। पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर काफी कॉमन हो गया। सीरम PSA बेसिक जांच है, उसको कराएं। PSA अगर बार बार बढ़ता रहे, 3 रीडिंग अगर बढ़ती जा रही है, प्रोस्टेट कैंसर स्टार्ट हो गया, हो सकता है किसी इमेजिंग में भी ना आए, अच्छा। वहां पे हम रोक लें। यही जागरूकता की जरूरत है, और काफी टाइम देता है, एक्सेप्ट कुछ कैंसर है जो सच में बहुत टाइम नहीं देता है, जिसमें एक ब्लड कैंसर है, उसका टाइप है AML, हाँ, बहुत तेजी से बढ़ता है, डायग्नोसिस के तुरंत बाद स्प्रेड, मतलब फास्ट गोइंग है। इसी तरह से गॉल ब्लैडर कैंसर अगर डिटेक्ट होने में देर हो जाए तो बहुत तेजी से बढ़ता है। लंग कैंसर डिटेक्ट होने में देर हो जाए तो स्टेज 4 में पता चलता है। इन सारे कैंसर की ही स्क्रीनिंग की जरूरत है। उत्तरी भारत में गॉल ब्लैडर कैंसर, खास करके आप गंगा के तट को कानपुर से ट्रेस करें, वाराणसी होते बिहार से गंगा 24 परगना वेस्ट बंगाल में जहां मिलती है, ये पूरा गॉल ब्लैडर कैंसर का बेल्ट है। ओह, इस पे कई बार मैंने पॉइंट आउट किया है कि क्यों ऐसा हुआ। जब देवप्रयाग से गंगा निकली, अलकनंदा भागीरथी मिली, गंगा बनी, हरिद्वार ऋषिकेश क्यों नहीं गॉल ब्लैडर कैंसर का बेल्ट हुआ? गंगा में प्रॉब्लम थी। उत्तर प्रदेश गंगाइन कर गई, प्रॉब्लम नहीं रहा। कानपुर के डाउन क्यों प्रॉब्लम हुई? इंडस्ट्रियल वेस्ट उसमें डाला जाए, टैनरीज है वहाँ, टैनरीज का पानी जी। जाता है वहाँ। और उनको इंडस्ट्रियल नॉर्म के हिसाब से STP से क्लीन करके कहीं फेंकना है, नॉर्म्स वायलेट करके डायरेक्ट गंगा में डालते हैं। इसी पानी से, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, सिंचाई हो रही है, प्रोड्यूस निकल रहे हैं, आपका अंडरग्राउंड वाटर इससे कंटामिनेट हो रहा है, तो ये गॉल ब्लैडर कैंसर का बेल्ट बना। वहाँ तक जहाँ 24 परगना वेस्ट बंगाल में ये वे बंगाल उसमें मर्ज करती है, वहाँ तक। कितनी डेप्थ है, कितनी डेप्थ में आप गए हैं, आपने जाना है। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि हमारे अथॉरिटीज़ कहीं ना कहीं इस पर फोकस करेंगे कभी ना कभी, और इसका इलाज निकालेंगे कि जो रूट कॉज है उसी को हम देखें। डॉक्टर साहब, हम बात करते हैं कि कैंसर इज़ एक्चुअली ग्रोथ ऑफ सेल्स, तो कई बार कहा जाता है शुगर जो है, चीनी जो है वो इसकी दुश्मन है, और अगर आपने इनको ये इनका फूड है, शुगर इज़ फूड फॉर द कैंसर सेल्स। इज़ इट ट्रू? अगर हम शुगर काट दें तो क्या कैंसर सेल पनपना, ग्रो करना, क्या उसका जो मल्टीप्लाई करते हैं वो बंद हो जाए? बिल्कुल थिन लाइन है। पूरे बॉडी के सेल्स के लिए ग्लूकोज सोर्स ऑफ एनर्जी है, जी जी जी। या सेकंड कीटो होता है, ब्रेन कीटो पे भी चलता है, मतलब कई तरह के फैटी एसिड हैं। कैंसर सेल नॉर्मल सेल से ज़्यादा ग्लूकोज चाहिए उसको, उसकी रिक्वायरमेंट एनर्जी की ज़्यादा है। तो ये, इसको ऐसा समझना है कि ग्लूकोज नॉर्मल सेल को भी चाहिए, कैंसर को भी चाहिए। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की आदत है बार बार मीठा खाने की, ज़्यादा मीठा खाने की, तो जब भी हम कुछ मीठा खाते हैं हाँ जी। तो इंसुलिन हार्मोन बॉडी में से निकलता है हाँ ग्लूकोज को डाउन करने के लिए। इंसुलिन हार्मोन कहा गया IGF
इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कैंसर का प्रमोटर है, इंसुलिन भी सेम काम करता है। अगर बॉडी में कैंसर सेल्स पनप रहे हैं या हैं ऑलरेडी, तो इंसुलिन बार बार निकलना इसका कैंसर प्रमोटर है। तो इनडायरेक्टली यस, ग्लूकोज फूड तो है, लेकिन इंसुलिन निकलने से कैंसर प्रमोशन हो रहा है। इसलिए किसी भी फॉर्म का मीठा खाना एक्सेसिव तो बिल्कुल मना है, और ना खाएं तो भी इसको ऐसे समझें, ग्लूकोज इज एसेंशियल फॉर लाइफ, बट ग्लूकोज इज नॉट एसेंशियल इन द फूड। अगर हम प्रोटीन भी लेते हैं, फैट भी लेते हैं, बॉडी को जितनी ग्लूकोज चाहिए वो कन्वर्ट कर लेगा, लिवर में कैपेसिटी है। तो इंडिया में जो एक्सेसिव शुगर की आदत है, इसको खत्म करना है। शुगर नहीं और गुड़ और हनी लें तो बिल्कुल, केमिकली स्पीकिंग चीनी, गुड़, हनी एक ही है केमिकली स्पीकिंग। सक्रोज है, सक्रोज 1 मॉलिक्यूल फ्रुक्टोज, 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज। सेम आपके गुड़ में है, सेम आपके हनी में फ्रुक्टोज है। शुगर में, चीनी में क्लासिकल, गुड़ से ज़्यादा केमिकल और एक्स्ट्रा पॉइजन। मान लीजिए कि एक जहर था, उसके ऊपर और भी जहर उनकी रिफाइन किया गया है। रिफाइन किया गया, उसको बहुत सारे केमिकल दिए गए। अगर कैंसर प्रोमोटर की बात है तो हनी भी इक्वली है, एडिशनल उसमें एंटीऑक्सीडेंट कैंसर प्रोटेक्शन देता है, लेकिन उसका प्रोमोटर भी मौजूद है उसमें, गुड़ में भी मौजूद है। लेकिन अगर खाना ही है तो मैं कहूँ चीनी छोड़ के थोड़ा गुड़ या हनी ले सकते हैं अगर खाना ही है, लेकिन नॉट एम्प्टी स्टमक। लोग एम्प्टी स्टमक जो हनी लेते हैं या कुछ भी मीठा लेते हैं, एब्जॉर्ब होगा, इंसुलिन स्पाइक देगा। इंसुलिन का स्पाइक होना ही ओबेसिटी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, फैटी लिवर, डायबिटीज, कैंसर, अल्जाइमर डिजीज, बच्चों में अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का कारण है। एम्प्टी स्टमक तो बिल्कुल ना लें। जब हम बात करते हैं, अच्छा आजकल एक चलन चल पड़ा है मिलेट्स का। गेहूं की जब हम बात करते हैं तो उसके दो स्कूल ऑफ थॉट है। एक तो है कि गेहूं बिल्कुल हटा दो, दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं, क्योंकि अब वही हम जीएन की बात कर रहे थे कि वो जो अब आया है वो सब हाइब्रिड वैरायटी है, और हमारे कुछ सालों से हमारे साइंटिस्ट ने प्रमोट किया है ये हाइब्रिड वैरायटी जो लैब में बनी है, तो इस वजह से गेहूं खराब है। तो क्या गेहूं वाकई खराब है? फिर आते हैं कुछ, कोई बंसी गेहूं है या पिछला जो खपली है, खपली व्हीट, इज दैट एनी बेटर? वो या गेहूं, लेट मी पुट इट दिस वे, गेहूं या खपली और या देसी गेहूं या फिर मिलेट्स, आप इस पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? इसको समझ लेते हैं है क्या। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो व्हीट आया, ग्लूटेन की मात्रा बढ़ गई। ग्लूटेन एक हाँ। केमिकल है, जी जी। ये हमारे इंटेस्टिन के अंदर एक टाइट जंक्शन, मतलब इसको ऐसा समझे, इस तरह का जंक्शन है। वहाँ पे एक प्रोटीन है जेनुलिन, ग्लूटेन उसको डैमेज करता है और ये लीकी हो जाता है, लूज हो गया। अब इंटेस्टिन क्या है? दिस इज सीवर, नाला है, जो हम खाते हैं उसका कचरा इंटेस्टिन में पास होकर स्टूल बन के निकलेगा। जैसे टाइट जंक्शन लूज हुआ, इससे टॉक्सिक एलिमेंट अंदर जाने लगे और बॉडी के अंदर सारे पॉइजन पहुंचे जो नहीं पहुंचना चाहिए। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड व्हीट यही कराता है। ब्लैक व्हीट, काला गेहूं, ये ग्लूटेन फ्री है। तो अगर आप गेहूं खाते हैं, काला गेहूं खाते हैं, तो ये समस्या नहीं होगी, नंबर 1। खपली जो पुराने ज़माने में गेहूं होता था, जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है, उसमें भी थोड़ा ग्लूटेन है, लेकिन इससे बेहतर है जेनेटिकली मॉडिफाइड से। तो जीएमओ रिलेटेड व्हीट ज़्यादा तो नहीं खाना चाहिए। अगर रिप्लेसमेंट आपका मौजूद है, खपली या ब्लैक व्हीट, तो उसको लें। अब आ जाए मिलेट्स पे। मिलेट्स पुरानी चीज़ है। एज किसी भी अनाज को अगर जज करते हैं तो फाइबर कितना है, स्टार्च कितना है, मेन उसका एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन की बात होती है। मिलेट्स में फाइबर ज़्यादा है और स्टार्च कम है एज कंपेयर टू व्हीट। लेकिन इसके लिए इतना ऑब्सेस्ड नहीं हो जाना है कि मिलेट्स ही बेस्ट है और गेहूं वर्स्ट है। फाइबर आपको ज़्यादा दे रहा है, तो स्टार्च का एब्जॉर्प्शन स्लो करके इंसुलिन स्पाइक कम कराता है मिलेट्स, इसलिए मिलेट्स बेटर कहा जा रहा है। लेकिन अगर ब्लैक व्हीट और मिलेट्स कंपेयर करें तो दोनों इक्वली स्टैंड करेंगे साइंस के नज़र में। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार अपने जब उनकी वाइफ को कैंसर हुआ तो टीवी पर आए और काफ़ी बात की। हल्दी का हमेशा कहा गया है कि हल्दी इन्फ्लेमेशन कम करती है और कैंसर क्योर में मदद करती है। अब हम कैंसर क्योर की बात आपसे करना चाहेंगे कि स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, उसको क्योर करने में इन चीज़ों का क्या रोल है जो अपने हमारे देसी है, कि हल्दी है, अदरक है, कहते हैं कि सुबह-सुबह पानी लो, आंवला आंवला है, विटामिन सी देता है। उस पे आप कुछ रोशनी डालिए कि एंड उसके साथ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, कीमोथेरेपी वर्सेस इम्यूनोथेरेपी। आजकल इम्यूनोथेरेपी की बहुत बात होती है कि वो लेटेस्ट फॉर्म ऑफ थेरेपी है, और कीमोथेरेपी
का बहुत हमने देखा है कि नौशिया और बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। आप इस पर हमें कुछ अब हमें बताइए कि कैंसर क्योर का होम रेमेडीज़ वर्सेस दीज़ एलोपैथिक रेमेडीज़? शुरुआत करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ जी। मीडिया में आए, हाँ जी। प्रसिद्धि मिली, हाँ, हाँ। क्योंकि वो राजनेता भी हैं, क्रिकेटर भी हैं, चौका-छक्का मारने की आदत है, हुँ, हुँ। अतिशयोक्ति अलंकार लगा के बातचीत करते हैं। हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने जो बातें कही सही है, हाँ। लेकिन जिस तरह से कही वो अर्ध सत्य है। मतलब उनकी पत्नी डॉक्टर ही हैं, हुँ। उनका इलाज क्लासिकल सर्जरी, कीमोथेरेपी सब हुई। रेडिएशन होना था, कुछ फैमिली फंक्शन के कारण नहीं हुआ, कैंसर रिलैप्स हुआ। रिलैप्स का भी ट्रीटमेंट मॉडर्न मेडिसिन से कराया उन्होंने, और एट द सेम टाइम जब होता है इंसान के पास ऑप्शंस कम होने लगते हैं, तो और भी चीज़ों को अपनाया। जितनी चीज़ें नवजोत सिंह सिद्धू ने कही है, सब विज्ञान के पैमाने पे जाँची परखी साबित की हुई चीज़ है। नंबर 1 हल्दी। हुँ। मेरा ये इंटरनेशनल रिसर्च पेपर पब्लिश है। हुँ, हुँ। चूहे में हमने कैंसर बनाया, P53 हाइपरमिथाइलेशन एक प्रोसेस है, हल्दी उसको रिवर्स कर देती है, अच्छा, और ट्यूमर को रिग्रेस कराया हमने। अच्छा। उसके बाद हमने सेकंड रिसर्च क्या किया, क्यूरकुमिन उसमें है, क्यूरकुमिन के कैप्सूल्स आ गए, आप जी। देखिए यहाँ बाजारवाद होगा। विज्ञान का क्या काम था? विज्ञान का काम था इसको पकड़ा हुँ, और साबित किया कि हल्दी में गुण है। हुँ। अब बाजार ने क्या किया, उस क्यूरकुमिन को कैप्सूल में पैक किया और बेचने लगा। किसी ने ये नहीं प्रमोट किया हल्दी तो हमारे घर में है। बिल्कुल। भारत की सभ्यता में खाने में हल्दी न डले तो मतलब कोई अशुभ है, कोई एब्सो देहांत हो गया घर में, तो 13 दिन हल्दी मत डालना। हुँ, कि हुँ। ये तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा था खाने में हल्दी डलेगी। बिल्कुल। हुँ। अब P53 हाइपरमिथा, लेकिन जब हमने कंपेयर किया कि क्यूरकुमिन एक्सट्रैक्ट वर्सेस कंप्लीट हल्दी 5 टाइम्स मोर पोटेंट था क्यूरकुमिन एक्सट्रैक्ट से। उसका क्यों? दिस क्यूरकुमिन एंड बेस्ट क्यूरकुमिन ये दोनों हल्दी में थी, एक्सट्रैक्ट नहीं हो पाया। ये और भी एलिमेंट। ओह! तो ऐसे व्यक्ति को आप कच्ची हल्दी प्रमोट करें खाने के लिए। हल्दी को बहुत ज़्यादा भून दें, बहुत ज़्यादा आग में पका दें, तो हल्दी में ये सारे तत्व कम होने लगते हैं। अच्छा। तो कच्ची हल्दी सलाद की फॉर्म में खा लें, हुँ, हुँ। कद्दूकस कर लें, उसमें मिला लें काली मिर्च का पाउडर, उसमें मिलेगा पिपरिन। उसकी एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ जाती है। मैडम सच में बहुत आप वैज्ञानिक सोच है। एग्ज़ैक्टली हुँ, पिपरिन से जो हल्दी का उसका एब्ज़ॉर्प्शन बढ़ता है, और साथ में थोड़ा-सा फैट मिला लें। ये फर्दर उसको कोट करेगा और इंटेस्टाइन से एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। फैट मतलब अ फैट, दैट्स घी वेरी इम्पोर्टेंट। घी हाँ। या सिंपल नॉर्मल सेसमी ऑयल, तिल का तेल 2 ड्रॉप, अच्छा ज़रा-सा? ज़रा-सा, अच्छा, अच्छा। ये इसके एब्ज़ॉर्प्शन को बढ़ा देगा, प्रोटेक्शन। गेहूँ छोड़ने की बात कही सिद्धू ने, बिल्कुल सही है, जो हम लोगों ने चर्चा कर ली, जेनेटिकली मॉडिफाइड, हुँ। ग्लूटेन सेंसिटिविटी। भारतीयों में 40 से 50% भारतीय ग्लूटेन इंटॉलरेंट हैं, अब हो रहे हैं, ज़्यादा-ज़्यादा हो बिल्कुल, रहे हैं। हुँ। लेकिन उनको पता ही नहीं है। जब छोड़ते हैं कहते हैं डॉक्टर साहब पहले पेट फूला रहा था, पेट फूलना बंद हो गया। लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो मिल्क में है, बिल्कुल, वो भी हो रहा है, बहुत हो रहा है। लेकिन ऑब्सेशन है, इंडिया इज़ अ मिल्क ऑब्सेस्ड कंट्री, दूध खाए जा रहे हैं। अच्छा, अब चलिए फिर उन्होंने बात करी नीम के पत्ते की और आंवला की, विटामिन सी। हुँ। विटामिन सी कहते हैं फ्रॉम ओम टू टॉम, बच्चा जब गर्भ में पल रहा वहां से लेके आखिरी सांस तक विटामिन सी का ह्यूमन लाइफ में रोल है। तो विटामिन सी तो आप हमारे हिस्से में था, हाँ, हाँ। आंवला खाना, नींबू खाना, संतरा, मौसमी सब बिल्कुल। हमारे खाने के हिस्से में था। इसको वापस करें अपने इसमें। हुँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग की बात कही। हाँ, मैं उस पे भी आ रही थी। जी। इंटरमीडिएट फास्टिंग पार्शियली करेक्ट है और पार्शियली इनकरेक्ट है, इसको समझना है। हुँ, हुँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग कह रहा है 14-16 घंटे की फास्टिंग, करेक्ट है, लेकिन कब, इस पे कुछ नहीं कहा, ये इनकरेक्ट है। ईटिंग विंडो 6 से 8 घंटे कर ले, नॉर्मल सामान्य व्यक्ति भी जिसको कैंसर वो नहीं, हुँ, हुँ। सामान्य व्यक्ति अपना 2 मील ले, 1 मील सुबह उदाहरण के तौर पे 9 बजे ले लिया, दूसरा मील 2 से 3 बजे ले ले, 6 से 8 घंटे में 2 मील आप लें, उसके बाद ना खाएं। तो ये जो 14-16 घंटे की आपकी फास्टिंग हुई इंटरमिटेंट, ये आपके लिए बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू, आपने कहा कि 2 ही खाना खाना है तो एक अभी दे दो 2 बजे दिन में, या 12 बजे 1 बजे दे दो, एक रात को मैं 10 बजे खाऊं, तो ये गलत हो गया। क्यों? इंटेस्टिन को रेस्ट चाहिए, जब आप सो रहे हैं तो लिवर को रेस्ट चाहिए, बॉडी को रिचार्ज तैयार करे अगले दिन के लिए, उसमें गट इंटेस्टिन आपका रेस्ट में होना चाहिए। तो रात को खाएंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इफेक्टिव नहीं है। हुँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग का रोल है अगेन क्यों? इंसुलिन लेवल डाउन होगा, इंसुलिन कैंसर प्रमोटर है, ओह! उसका साइंस ये है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बात उन्होंने कही थी, बिल्कुल सही कही थी। हुँ, हुँ। इसका बाय प्रोडक्ट आज दिल्ली में देखिए सबकी शिकायत है,
हम तो बहुत कम खाते हैं, वेट बढ़ रहा है। जी, जी, जी। क्यों? ओबेसिटी अब एक नई बीमारी आ ओबेसिटी, रही है। हाँ जी। ओबेसोजेंस। जी, जी। दिल्ली में प्रदूषण जितना है, ओबेसोजेन का कारण कर रहा है, मोटापा करा रहा है। हुँ। अगर आप इस तरह के इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, ईटिंग विंडो को स्क्वीज कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपका वेट कम होगा। इन फर्स्ट मंथ 4 टू 5 केजी डॉक्यूमेंटेड कम होगा, आप कोई भी एक्सरसाइज ना करें तब भी। तो कितनी अद्भुत चीज़ है। बिल्कुल, हाँ। इसी में मैं बताता हूँ एप्पल साइडर विनेगर, हाँ जी, हाँ जी। ठीक? हाँ जी। अगर खाना खा रहे हैं उसके पहले 5 टू 10 ml एप्पल साइडर विनेगर डाइल्यूट करें कप में, 10 मिनट पहले पी लें। ये आपके इंटेस्टाइन से कार्ब, ग्लूकोज, फ्रक्टोज इसके एब्जॉर्प्शन को स्लो कर देगा। ये आपके वेट रिडक्शन एट द सेम टाइम आपको हेल्दी रखने में मदद करेगा। हाँ, हाँ। अच्छा। इसी तरह से सिद्धू ने जो बातें कही वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का हिस्सा है। हुँ। और कैंसर ट्रीटमेंट सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट, सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी नहीं है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। करेक्ट। क्यों ये होलिस्टिक ट्रीटमेंट है? अगर सिर्फ कीमो, रेडिएशन, सर्जरी की बात करें तो कैंसर समझिए कि धुआं है, आपने धुएं में पानी डाला, धुआं बुझ गया, लेकिन आग जलती रही। होलिस्टिक ट्रीटमेंट जो होगा, धुआं भी शांत हो रहा है और आग भी शांत हो रही है, आग भी बुझ जाए ताकि कैंसर रिलैप्स ना हो, दोबारा धुआं ना बने। हुँ। पूरे ट्रीटमेंट की पॉलिसी, इसीलिए मैं कहता हूँ होलिस्टिक मीन्स मॉडर्न साइंस जो कहता है साइंस के ये करें, जीवनचर्या, दिनचर्या चेंज करें, जी। योग, नेचुरोपैथ, आयुर्वेद उसका भी समागम करें, हुँ। तब जाके होलिस्टिक ट्रीटमेंट संभव है। आपने सही कहा प्रोग्राम के शुरू में कि हमने पश्चिम देशों की गलत चीज़ें ले ली यहाँ पर, चाहे वो ड्रिंकिंग हो, चाहे वो दूसरी प्रॉब्लम्स हों। लेकिन वहाँ पर इंटीग्रेटेड मेडिसिन अब चल पड़ा है, लेकिन हमने यहाँ अभी अडॉप्ट उसे नहीं किया है और आपकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि अगर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच रखें कैंसर के क्योर में भी, तो वो बहुत कारगर साबित होगी। यू थिंक डॉक्टर साहब कि वी नीड टू वर्क ऑन इन दैट डायरेक्शन, वी नीड टू वर्क ऑन दैट इन आवर कंट्री? वी आर बाउंड टू वर्क। अगर हम नहीं करेंगे, हम खत्म हो जाएंगे। कारण मैं बताऊं, इन आपने बिल्कुल सही कहा, अमेरिका ने इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी क्लिनिक खोल दिया। ये लड़ाई कहाँ है? अहंकार की लड़ाई है। मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर समझता है बाकी सारी विधाएं बेकार, आयुर्वेद समझता है सिर्फ मैं ठीक बाकी सब बेकार। हुँ। ह्यूमन लाइफ ऐसे नहीं है। ये मेडिकल साइंस नहीं है, ह्यूमन साइंस है। आपको बॉडी को समझना होगा, बॉडी कैसे काम करती है। हुँ। फिर आप वाकई रियलाइज करेंगे, जब मैं भी एमबीबीएस का छात्र था तो मेरे अंदर भी अहंकार था। अहंकार ये था कि मेडिकल साइंस की बाउंड कुछ नहीं है जो हमें पढ़ाया जाता था। हुँ। जब मैं आगे बढ़ने लगा पढ़ाई में और लोगों को देखने लगा, फिर लगा कि मेडिकल साइंस 100% करेक्ट है, तो सारे मरीज ठीक क्यों नहीं हो रहे? हुँ। हुँ। तब मैंने रिसर्च, दूसरी विधाओं को देखना चालू किया, तो पता चला हर विधाओं में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ है। ज़रूरत आज की ये है कि सब लोग अहंकार को त्यागें, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ। हुँ, हुँ। अभी लोग अलग-अलग बलून में काम कर रहे हैं और जो चीज़ें अच्छी हैं सबकी मिलाएँ, होलिस्टिक ट्रीटमेंट अंडर वन रूफ, ये ज़रूरत है। हुँ। सरकार इनिशिएटिव ले बहुत अच्छा, कुछ संस्था इनिशिएटिव ले, कुछ डॉक्टर्स लाइक माइंडेड मिल जाए इनिशिएटिव लें, लेकिन ये करना पड़ेगा आपको। अगर वाक़ई भारत पहल लेता है, तो हमारे पास 6 विधाएँ हैं। मॉडर्न मेडिसिन बाहर से है, ग्रीक से चलता हुआ हमारे पास पहुँचा। आयुर्वेद हमारी अपनी है, बिल्कुल, होम्योपैथ जर्मनी से आया, नेचुरोपैथ हमारा बिल्कुल। और जर्मनी का भी है, हाँ, हाँ। और योग तो पूरी तरह हमारा, बिल्कुल, बिल्कुल। और सिद्धा। ये 6 विधाओं को मिला दें, एक मरीज किसी बीमारी का, खासकर लाइफस्टाइल डिजीज का आ रहा है आपके पास, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट अटैक, कैंसर, आप पूरी तरह से हर विधाओं की अच्छी चीज़ों को मिला के उतार दें। हुँ। पूछते हैं लोग क्या बेहतर, मॉडर्न साइंस या आयुर्वेद? बिल्कुल बकवास है। ये लड़ाई है ही नहीं कि हम बड़े कि तुम बड़े, हुँ। जिसकी जो अच्छी चीज़ें वो यहाँ उतारो। दूसरा, इसमें अहंकार क्यों? मैं तो मॉडर्न मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। हिप्पोक्रेट 462 बीसी में आए थे, फादर ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है, ग्रीक के थे। लेकिन मैं भारत का नागरिक हूँ, तो मैं अपने को हिप्पोक्रेट का वंशज नहीं मानता हूँ। मैं धन्वंतरी, चरक, सुश्रुत का वंशज हूँ, कि भारत की विधा आयुर्वेद थी। बहुत बढ़िया। हुँ। और आयुर्वेद है क्या? मेडिकल साइंस का हिंदी है आयुर्वेद। 5000 साल पुराना है। 10,000 साल डॉक्यूमेंटेड, 10,000 साल पुराना है, हाँ, हाँ, डॉक्यूमेंटेड। हाँ, हाँ। सुश्रुत संहिता में 136 सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का जिक्र है, और कुछ हमारे मॉडर्न मेडिसिन की ऐसी किताबें हैं जिसमें सुश्रुत के बारे में रेफरेंस दिया हुआ है। वाओ! हाँ। अब है क्या कि आयुर्वेद का रिप्रेजेंटेशन आज कौन कर रहा है? आयुर्वेद का डॉक्टर कर रहा है कोई व्यापारी कर रहा है।
हम्म उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो लोगों को आयुर्वेद से विश्वास उठ रहा है। आयुर्वेद का जितना नुकसान उस व्यापारी ने किया है, उतना नुकसान मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने नहीं किया है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या क्या संभव है? कोई दवा कंपनी जो दवा बना रही हो आके टीवी पे बैठ के बोले कि ये दवा खाओ, इस बीमारी का इलाज है, हम लोग ऑब्जेक्ट कर देंगे कि पहले क्वालिफाई करो, एमबीबीएस करो, डॉक्टर बनो, तब आगे बोलना। बिल्कुल। ऐसा व्यक्ति जो 12th पास ना हो, आयुर्वेद के बारे में बोल रहा है। हम्म जब तक नाखून घिसवा रहे थे, बाल काले कर रहे थे, तब तक तो ठीक है तुम्हारी बात, जी योग कराओ, जी लेकिन तुम इलाज नहीं कर सकते हो। ह्यूमन बॉडी को समझो कैसे काम करता है। और जिनको नाराजगी है, तो मैं तो कई बार कह चुका हूं, उस व्यक्ति को कई बार चैलेंज कर चुका हूं कि एक मरीज तुम ठीक करके दिखाओ, मरीज तुम्हारा मॉनिटर मैं करूंगा, मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा। मुझे क्या शौक है रोज कैंसर का ऑपरेशन करने का? अगर वाकई इतना दम हो, सिर्फ गौमूत्र से इलाज होने लगे या कुछ भी, तो सारे मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बंद कर दो, गौशाला खोल दो और उस व्यक्ति को स्वास्थ्य मंत्री बना दो। 1 मिनट में हवा निकल जा रही सबकी। सच सच रहेगा, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं होता है। हमारे यहाँ स्पिरिचुअल गुरु हैं श्री श्री रविशंकर इस जी। पे इस पे चलिए एक याद आ गया, जी 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 सच बढ़े या घटे तो सच न रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। एक हमारे उस्ताद का लिखा हुआ। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पूज्य श्री रविशंकर हैं हमारे देश में, श्री श्री रविशंकर जी। वो कहते हैं कि किसी भी देश की प्रोग्रेस हम उसका आंकलन लगा सकते हैं जेलों और अस्पतालों को देख के, कि अगर वो भर रहे हैं तो मतलब कहीं गड़बड़ है, वो प्रोग्रेस नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अस्पताल में तो मरीज, आज बेड नहीं मिलता है, इतने मरीज हो गए हैं। आप इस सारी व्यवस्था को कैसे देखना चाहेंगे? कैसे उसका एनालिसिस करेंगे कैंसर के पर्सपेक्टिव से पर्टिकुलरली? और ये भी हम देख रहे हैं कि आज मेडिकल केयर को हम 2 हिस्सों में बाँट सकते हैं। गवर्नमेंट, कुछ है गवर्नमेंट के अंदर और कुछ है प्राइवेट के अंदर, और दोनों के अपने प्लस और माइनस हैं। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट को ज़्यादा आगे आना चाहिए और ज़्यादा अस्पताल? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80% ऑफ हेल्थ केयर इज़ नाउ इन प्राइवेट हैंड्स एंड 20% इन गवर्नमेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? हाउ वुड यू एनालाइज़ इट? एंड व्हिच इज़ द वे फॉरवर्ड? लामा जी, आपने बिल्कुल सही फरमाया। जिस देश में अस्पताल, खास करके निजी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, पुलिस चौकी और कचहरी बढ़ने लगे, देश विफल हो गया। क्यों? आपका वेलनेस प्रोग्राम नहीं है। मतलब स्वस्थ व्यक्ति कैसे स्वस्थ रहे, इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। अब इस पे पॉलिसी मेकिंग में कहें तो मैं कहूँगा, हॉस्पिटल को कहा जाता है हेल्थ केयर, राइट? जी, जी, जी। इसका मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। इस मंत्रालय के द्वारा कौन सी ऐसी चीज की जा रही जो स्वास्थ्य की हो या परिवार के कल्याण की हो, तो इसका नाम रख देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ डिजीज एंड इलनेस। ये एक व्यवस्था की जरूरत है। हेल्थ केयर जो अस्पताल का नाम रखा हुआ है, कौन सा ऐसा कोना है जिसमें स्वस्थ व्यक्ति जाए, कहे मैं और स्वस्थ कैसे रहूंगा, इसकी ट्रेनिंग दे दो। वहाँ हार्ट हॉस्पिटल, किडनी हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, मतलब बीमारियों का इलाज कर दो। हेल्थ केयर को चेंज करना चाहिए सिक केयर। और हेल्थ इंश्योरेंस जो लेते हैं, वो जब स्वस्थ हैं तो आपका कोई इंश्योरेंस काम नहीं करता, जब बीमार होंगे, भर्ती होंगे, तब काम करेगा। तो उसका नाम होना चाहिए सिक इंश्योरेंस, और हेल्थ इंश्योरेंस सेपरेट चालू करना चाहिए। एक सटायर है, बिल्कुल मैं समझ लेकिन इस अब जो बात आपने कही, एग्जैक्ट आंकड़ा आपने कहा है, 73% जो ट्रीटमेंट है, स्पेशली सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट, प्राइवेट हॉस्पिटल कैटर कर रहा है। बिल्कुल सही आंकड़ा है। सिर्फ 27% गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैटर हो रहा है। अब ये स्लोली क्यों पर्दा डाला गया? जब मैं एमबीबीएस का छात्र था, तो जो इलाज कहीं नहीं हो पाता था, उस स्टेट के मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज हो जाता था, और बड़े अच्छे से होता था। हम लोगों ने ही देख के मेडिकल साइंस को पढ़ा है। आज क्या हुआ कि जो इलाज कहीं नहीं हो रहा है, उसको प्राइवेट अस्पताल में भेज दो, जी, हो जाएगा। 2 चीजों ने इसको डैमेज किया। एक, आरक्षण। आरक्षण पॉलिसी जब आई तो इसमें कुछ लोगों को बुरा लगता है, लेकिन इस पे मैं क्रिस्टल क्लियर थॉट दे रहा हूं कि अगर डिफेंस में, डीआरडीओ में आरक्षण नहीं दे रहे हो क्योंकि थ्रेट है आपका, तो मेडिकल भी थ्रेट है, इंटरनल थ्रेट है, इसमें आरक्षण मत दो। टैलेंटेड बच्चा किसी जाति, किसी वर्ग का, और मेरे स्टूडेंट हैं जो उस जाति से हैं जिनको आरक्षण मिलता था, बिना आरक्षण के मेरे अंदर ट्रेनिंग करके आज लखनऊ में प्रसिद्ध कैंसर सर्जन बना हुआ है। तो टैलेंट कमी कहीं नहीं है। एक ये पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी,
जो कहते हैं कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ये होना चालू हुआ। कॉर्पोरेट ने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस कर लिया, तो गवर्नमेंट सिस्टम को पैरालाइज कराया और प्राइवेट में स्ट्रांग किया। अगर बताइए कि कम लोगों में, कम वर्कर में प्राइवेट हेल्थ केयर इतना अच्छा अकाउंटेबिलिटी के साथ काम कर सकता है, तो गवर्नमेंट में मंत्रालय है, मंत्री है, आईएएस ऑफिसर हैं, डॉक्टर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, क्या काम नहीं करेगा? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके आप पूछेंगे कि आप नीति निर्धारण करें तो क्या करेंगे? इसी एग्जिस्टिंग सिस्टम में 5 इयर्स का समय चाहिए। 5 साल क्यों मैं बोल रहा हूँ? आयुष्मान भारत जब आया था मेरी उम्मीद काफ़ी बड़ी थी। आयुष्मान भारत क्या कर रहा है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज कर रहा है, प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है। लेकिन मेरी उम्मीद ये थी कि एंट्री मैनेजमेंट आयुष्मान भारत बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 साल में गवर्नमेंट सिस्टम को आप एम्पावर कर लो और वहाँ अच्छे लोग, पैसे वाले लोग, संभ्रांत लोग भी जाने लगे इलाज करने के लिए, कराने के लिए, तो आयुष्मान भारत सक्सेसफुल था। अभी सक्सेसफुल नहीं है। अभी क्या है, टैक्स पेड लोगों का रेवेन्यू कलेक्ट करके आप प्राइवेट कॉर्पोरेट का सौंप दे रहे हैं बीमारी के इलाज के बहाने। तो एक तो जरूरत है एम्पावरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट सेक्टर, नंबर 1। हेल्थ इज ए मैटर ऑफ स्टेट। डिसेंट्रलाइजेशन पॉलिसी, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज सिर्फ दिल्ली मुंबई में क्यों होना चाहिए? हर स्टेट में उस कैपिटल ऑफ द स्टेट जो है, फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का पटना, झारखंड का रांची, ऐसे जो भी, वहाँ पे टर्सरी सेंटर होना चाहिए। छोटे में जो सेकेंडरी केयर सेंटर होता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर एंड प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पर है हमारे, अब हम उनका नाम बदल दिया है, लेकिन नाम प्राइमरी बदल दिया, हेल्थ लेकिन सेंटर्स लेकिन वेल इक्विप्ड नहीं है। एग्जैक्टली पीएचसी, सीएचसी सब है, हाँ। लेकिन पीएचसी पे कैंसर की स्क्रीनिंग तक, डायग्नोसिस तक नहीं हो रही है। आइडियली वहाँ कीमोथेरेपी तक हो जानी चाहिए, बेसिक कीमोथेरेपी। कोविड का टाइम ये हुआ था जब गाड़ियाँ बंद हुई थी, तो लोगों को बेसिक कीमोथेरेपी, बेसिक इलाज की सुविधा नहीं कहीं मिली। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पॉलिसी। तीसरी बात कि अभी मैक्सिमम कैंसर क्यों हो रहे हैं? स्मोकिंग, अल्कोहल अगर कंपेयर करें तो इसकी संख्या कम है। ज़्यादातर उनको कैंसर हो रहा है जिन्होंने कभी स्मोकिंग, अल्कोहल नहीं किया। वातावरण का प्रदूषण, खाद्य पान में मिलावट, प्लास्टिक्स। तो ये पॉलिसी फेलियर किसका है? गवर्नमेंट का। तो ऑल कैंसर पेशेंट्स शुड बी इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट। इट्स नॉट आवर पर्सनल चॉइस कि हम कैंसर खरीद रहे हैं। राइट। मजबूरी है, कुछ लोग खरीद रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है, तो गवर्नमेंट इंश्योर करे। इसी समय जरूरत है प्रिवेंशन, कैंसर की रोकथाम के लिए जागरूकता बढ़ाएं, अर्ली डिटेक्शन, स्क्रीनिंग चालू हो, और डिसेंट्रलाइज जब करेंगे तो ट्रीटमेंट डोर स्टेप उसके घर के पास हो जाए, इसकी जरूरत है। जैसे ये होगा तो आपको लग सकता है कि डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे, नर्सेज कहाँ से आएंगे। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब कैसे? 100% डॉक्टर्स चाहते हैं कुछ समाज को मैं दूं, 100%। और हर डॉक्टर से आप पर्सनली पूछ के देखिए, दिल पे हाथ रख के कहेगा मैं चाहता हूं, लेकिन सिस्टम कहाँ अलाउ कर रहा है मुझे। हर जगह के डॉक्टर कहेंगे मैं सोशल सर्विस दूंगा, सरकारी अस्पताल में आके महीने में 2 दिन में फ्री में इलाज कर दूंगा। उसको एक ऑनर चाहिए, एक रिस्पेक्ट चाहिए, कर देगा। वहां से आप रिसोर्स कर लो। जैसे आपका गवर्नमेंट सेक्टर इंप्रूव होगा, आरक्षण की पॉलिसी खत्म होगी, तो सारे डॉक्टर्स प्रेफर करेंगे गवर्नमेंट सेक्टर ज्वाइन करना। और गवर्नमेंट सेक्टर में पेमेंट को इंसेंटिवाइज करना। इन छोटे छोटे बदलाव की जरूरत है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को दुरुस्त किया जा सकता है, पॉलिटिकल विल चाहिए बस। हमने डाइट की इतनी बात की, वेज वर्सेस नॉन वेज। मेरा मानना है कि नॉन वेज को डाइजेस्ट करने में 72 आवर्स लगते हैं, जैसे चाय को डाइजेस्ट करने में 72 आवर्स लगते हैं। आपका इस पे क्या रुख है? प्लांट बेस्ड फूड ऑलवेज सुपीरियर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, कोई कंफ्यूजन क्लियर है। डिजीज प्रिवेंशन हो, डिजीज क्योर हो, या इन जनरल आपको स्वस्थ रहना है, प्लांट बेस्ड फूड हर समय बेहतर है, कोई दो मत नहीं है। क्या नॉन वेजिटेरियन फूड बिल्कुल ही खराब है? नॉन वेजिटेरियन फूड में कुछ चीज़ें ऐसी, प्रोटीन, कंडेंस प्रोटीन आपको मिलता है, ये सच है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन फूड के नुकसान अभी के परिप्रेक्ष्य में ज़्यादा हैं। जैसे चिकन एंटीबायोटिक लोडेड, हार्मोन लोडेड, या जो भी आप चीज़ खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, हैवी मेटल्स और प्लास्टिक्स लोडेड है।
तो ये आपको ज़्यादा नुकसान दे रहा है rather than फ़ायदा दे रहा है। तो जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं, सोर्स का पता करें, वाइल्ड फिश, वाइल्ड चिकन जैसा मिले तो खाएँ, लिमिटेड खाएँ, लेकिन जब खा रहे हों सलाद ज़्यादा खाएँ, ताकि प्रॉपर्ली डाइजेस्ट होके ये आपके सिस्टम से जल्दी निकले। पूछिएगा वेज वेज तो मैं कहूँगा प्लांट बेस्ड फूड, वेजिटेरियन फूड इज ऑलवेज बेटर। बेटर, ओके। रशियन वैक्सीन अभी एक आया है, आप उस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए उसमें लोगों ने समझा नहीं कि वैक्सीन है क्या, हम्म। लोगों को अंदाजा ही नहीं है। लोगों को लगा कि कैंसर वैक्सीन कोई मिरेकल आ गया। अब दिक्कत ये है कि रसिया में भी वही प्रॉब्लम है जो हमारे हिंदुस्तान में भी चल रहा है और अमेरिका में ट्रंप कर रहा है। पॉलिटिकल अनाउंसमेंट मेडिकल चीज़ों का नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल अनाउंसमेंट होते ही वो पॉलिटिशियन तो अपने फेवर की बात करना चाहते हैं। उस वैक्सीन में है क्या? कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के कैंसर का पर्सनलाइज्ड वैक्सीन निकला है। ओह! इसका मतलब क्या है? ये प्रिवेंशन में काम, कैंसर रोकने में काम नहीं कर रहा है। कैंसर के इलाज में कैसे काम कर, उसी व्यक्ति के कैंसर से कैंसर के सेल्स को निकाल के उससे इंफॉर्मेशन निकाल के इस वैक्सीन को तैयार किया गया और री इंजेक्ट किया गया उसी व्यक्ति को। ओह! तो उसका इम्यून सिस्टम ने डिटेक्ट किया अच्छा ये नॉर्मल है वैक्सीन को, और एंटीबॉडी बनाई। वो एंटीबॉडी जाके कैंसर पे काम करने लगा। ओह! तो इसमें सिर्फ़ उसका डिफेंस मैकेनिज़्म को हम पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं। ये बेसिकली एम्पावरिंग द इम्यून सिस्टम बाय ओन कैंसर सेल। ओके, ओके। तो ये जनरलाइज नहीं है, पर्सनलाइज्ड है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। इसको कहते हैं थेरेप्यूटिक वैक्सीन। रसिया ने भी अनाउंस किया, लेकिन ऑलरेडी 2022 में यूनाइटेड किंगडम में एक स्कूल ऑफ मेडिसिन रिसर्च करके ऑलरेडी ट्रायल कर रहा है। वहाँ लेकिन पॉलिटिकल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अच्छा। मेडिकल के डॉक्टरों को पता था। अच्छी पहल है। इस तरह के वैक्सीन, थेरेप्यूटिक वैक्सीन कई जगह रिसर्च चल रहे हैं। क्योर रेट इंप्रूव हो सकता है। उससे भी ज़्यादा हम लोग को उम्मीद है जीन थेरेपी से। जीन थेरेपी आएगी तो एबनॉर्मल जीन की स्लाइसिंग करके रिवर्स कर दे, वापस कर दे, कैंसर सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ओह! उससे हमारी उम्मीद ज़्यादा है। अच्छा, अच्छा। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि मैमोग्राम नहीं कराना चाहिए या बायोप्सी नहीं करानी चाहिए। इज़ इट एन ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट या आप कैसे देखते हैं? कहते हैं कि एक बार आपने पंक्चर कर दिया, अगर कहीं पर कैंसर ट्यूमर है, तो आप उसको बढ़ाने में वो खुल जाता है और वो फैल जाता है। और मैमोग्राम पे भी कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए क्योंकि जब जैसे ही आपने प्रेस किया, तो ब्रेस्ट टिश्यू वो बर्स्ट हो सकता है अगर कैंसर होगा भी वहाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों गलत है और अच्छा। दोनों के पीछे की वजह बताता हूँ। जी, जी। मैमोग्राम, एक मैमोग्राम में 0.1 ग्रे का रेडिएशन होता है। रिकमेंडेशन हमारा मैमोग्राम का 40 साल से स्टार्ट करके 70 साल। हुँ, हुँ। तो पूरे 30 साल में 0.1, तो 30 साल में 3 ग्रे। 3 ग्रे इंसान पर डे ले रहा होगा कहीं, उसको पता नहीं होगा। तो ये नंबर 1 कैंसर फॉर्मिंग नहीं है मैमोग्राफी, वेल एस्टैब्लिश्ड साइंस है। नंबर 2, मैमोग्राफ की जो प्लेट प्रेस करती है, उसका प्रेशर इतना नहीं होता कि कैंसर ट्यूमर को प्रेस करके ब्लड में भेज दे, रप्चर कर दे, नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं। नहीं है, बिल्कुल गलत है, अफ़वाह है। अच्छा। जो बायोप्सी करने को मना करते हैं, वही लोग हैं जो पेट स्कैन करने मना करते हैं। शुरुआत में मैंने कहा पेट स्कैन सामान्य व्यक्ति को नहीं कराना है, कैंसर की स्टेजिंग के लिए कराना है। हुँ। वो क्यों मना करते हैं? कुछ लोग, व्यापारी, जो कैंसर के डॉक्टर नहीं हैं, सो कॉल्ड डेंड्राइटिक सेल थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के नाम से मार्केट में एक गुमराह करने की परंपरा चलाई है और खूब पैसे कमा रहे हैं। उन लोगों का डर ये है कि बायोप्सी करा ली या पेट स्कैन करा लिया तो पता चल जाएगा कि जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ काम में अब नहीं है। तो उसको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ डिस्करेज करके रखते हैं मरीज को कि करा मत लेना तुम, कराया तो फिर देख लेना मेरा काम नहीं करेगा। मैं कहता तो कोई बात नहीं, तुम प्रूव करके दिखा दो, बिना बायोप्सी बिना पेट के तुमने इलाज कर दिया और मरीज ठीक हो गया, ये दिखा दो, क्या प्रॉब्लम है? ये नहीं दिखाएंगे। तो दूसरी जो बात है बायोप्सी, ये एक अवधारणा बनी थी। बायोप्सी की टेक्निक जब गलत थी, आज से 35-40 साल पहले, तो चीरा लगा दिया जाता था बायोप्सी करने के नाम पे। तो नेचुरल बात है कैंसर बढ़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। बायोप्सी की प्रॉपर टेक्निक है, वो क्वालिफाइड ऑन्कोलॉजिस्ट ही जानता है बायोप्सी कैसे करनी है। जैसे निडल बायोप्सी का एक अलग तरीका है, जिसमें कहीं भी कैंसर को हम डिस्ट्रॉयड, रप्चर या डिसइंटीग्रेट नहीं करते हैं ताकि फैले। करेक्ट, करेक्ट। अच्छा, अच्छा, ये बात हाँ। है। अच्छा, थैंक्स, आपने ये क्लियर कर दिया क्योंकि बहुत हम सुन चुके हैं इस बारे में। आपने भी एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला, रेडिएशन की बात की। एक चीज़ है जो रेडिएशन, जो सब लोग डरते हैं, वो है रेडिएशन व्हिच कम्स फ्रॉम माइक्रोवेव, कि सब लोग माइक्रोवेव तो बहुत अच्छे, बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। और अब तो ये हाल हो गया है कि हम जैसे-जैसे ऊपर जाते हैं स्टेटस में, तो रूरल तबका भी अर्बन तबका को फॉलो करता है, उससे उसको उसको कॉपी करता है और वही लाइफ़स्टाइल जीना चाहता है। माइक्रोवेव गुड और बैड, नंबर 1, और सेकेंडली
वेरी इंपॉर्टेंट, सेल फोन रेडिएशन। कुछ लोग यहाँ सेल फोन लेके चलते हैं, कुछ लोग सोने वक्त बगल में रखते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत खराब है रेडिएशन। और अगर वो है, कमरे में है, तो उससे कैसे बचा जाना चाहिए? शुड इट बी स्विच्ड ऑफ और शुड इट बी केप्ट इन अनदर रूम, और हाउ वुड यू एक्सप्लेन दैट, डॉक्टर? रेडिएशन जब हम बात करें, आयनाइजिंग रेडिएशन जिसकी बात कर रहे हैं, या तो हम एक्सरे कहें, स्कैन कहें, रेडियोथेरेपी, आयनाइजिंग रेडिएशन। आयनाइजिंग आयन फॉर्मिंग है, लेकिन जो माइक्रोवेव में या मोबाइल का रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे काम कर रहा है, दैट इज नॉट आयनाइजिंग रेडिएशन। इसको नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। तो आयनाइजिंग रेडिएशन इतना डैमेज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, माइक्रोवेव का यदा कदा इस्तेमाल खराब है? नो। लेकिन रिसर्च ऐसे आ रहे हैं कि जो लोग प्रॉपर कुकिंग या प्रॉपर हर समय खाना गर्म माइक्रोवेव में ही करते हैं, खास करके प्लास्टिक के बर्तन में, तो प्लास्टिक का लोड अलग, और माइक्रोवेव काम कैसे, स्मॉल वेव्स है, इस माइक्रो जी बिल्कुल छोटे छोटे वेव्स आपके फूड के अंदर जो H2O है, वाटर है, उसको बम्बार्ड करता है, ब्लास्ट करता है, जिससे हीट जनरेट करके खाना आपका गर्म होता है। करेक्ट, हाँ जी। आप सूखी चीज को गर्म नहीं कर सकते हैं। जो बिल्कुल ड्राई है, आप गर्म करके देखें, माइक्रोवेव में गर्म नहीं होगा। वाटर कंटेंट होना चाहिए। तो लॉन्ग टर्म स्टडी ये देखा जा रहा है, ये फ्री रेडिकल्स, खाना गर्म आप कर रहे हैं, फ्री रेडिकल्स जमा होता है, जो आपके खाने के साथ अंदर जाता है। फ्री रेडिकल्स डीएनए डैमेज करेगा। राइट। तो जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो बॉडी उस फ्री रेडिकल्स को खत्म नहीं कर पाती है, ये आपके लिए डैमेजिंग होगा माइक्रोवेव। तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करना खराब नहीं है, प्लास्टिक के बर्तन में इस्तेमाल करना खराब है, और ज़्यादा इस्तेमाल करना खराब है। अब आते हैं हम मोबाइल। बहुत इम्पोर्टेंट। आजकल तो सब कोई बगल में रखते हैं, अपने सर के बगल में मोबाइल को रखते हैं। मैं कहता हूँ ये फिफ्थ लिम्ब है, मतलब 2 पैर 2 हाथ और 5वां मोबाइल। मोबाइल यूजर अभी सही देखें, सही कहा। अगर उनके पास मोबाइल नहीं है तो लगता है उनका कोई अंग कटा हुआ है, और इस बीमारी का एक नाम दे दिया है, फैंटम रिंग एंड नोमोफोनिया। नो मोबाइल फोन, नोमोफोनिया, मतलब पर्सन इज ऑब्सेस्ड, मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, एबनॉर्मल। फैंटम में उसको मेरा फोन तो नहीं बज रहा है, एबनॉर्मल है। दिस हैज बिकम एडिक्शन। अब क्या है, ये भी रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव पे काम कर रहा है। मोबाइल डिवाइस से जहां टावर है उससे कनेक्ट हो रहा है। इस वेव जो रेडियो फ्रिक्वेंसी, आप इस तरह से बात करते हैं, टेम्पोरल लोब, ब्रेन का एक यहाँ पे सेंटर है, ये इरिटेट होता है। कुछ चीज़ें एस्टेब्लिश हो गई है, WHO की लॉन्ग टर्म स्टडी चल रही 30 साल की, उसका रिजल्ट 2 साल में आ जाएगा। लेकिन अभी तक के जितने रिजल्ट से ये पाया गया, एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन ब्रेन कैंसर को बढ़ाया है, ब्रेन ट्यूमर को बढ़ाया है। एक पेरोटिड, यहाँ पे लाल ग्रंथि, इसके ट्यूमर को बढ़ाया है। इसके केसेस भी सच हम लोग ज़्यादा देख रहे हैं। ओह। एडिशनल जो कर रहा है, इरिटेबिलिटी मतलब बेचैनी, इंसोम्निया, नींद की कमी होना, चिड़चिड़ापन, ये तो एस्टेब्लिश हो गया कि ब्रेन वेव को इरिटेट कर रहा है पूरे टाइम, आप चिड़चिड़ा। अब आप पूछेंगे, कायदे से WHO का रिकमेंडेशन है, इन अ डे फॉर टॉकिंग यूज 30 मिनट्स मोबाइल। दैट्स इट, दैट्स इट। उतना ही होना चाहिए। जी, और बगल में रखा हो तो? मैं सब पे आ रहा हूँ। अब लोग करते हैं कि हर जगह मोबाइल के बिना नहीं रह रहे हैं, रात को सो रहे हैं तो तकिए के नीचे मोबाइल, बिल्कुल गलत है। जी। ब्रेन को बिल्कुल शांत होकर उसके इलेक्ट्रिसिटी वेव्स कम हो जाए तब अच्छी नींद आएगी। आपने तो उसके लिए रिकमेंडेशन, एटलीस्ट एक तो घर का राउटर ऑफ करें, वाईफाई राउटर, सोने से पहले। अच्छा। उसके जो वेव्स हैं वो भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आपको। मोबाइल का डाटा ऑफ करें, आइडियली अगर स्विच करने के लिए आप प्रिविलेज हैं स्विच ऑफ करें, अदरवाइज डाटा ऑफ करके हेड एंड से मिनिमम 1 मीटर की दूरी उसकी होनी चाहिए, तब आपकी नींद अच्छी होगी। प्रेग्नेंट फीमेल को अपने पेट के आसपास तो मोबाइल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों में इरिटेशन देखा गया, मशीन लगा के चेक किया तो बच्चे इरिटेट हो रहे हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव से, उसमें नहीं करना चाहिए। लो बैटरी लो सिग्नल हो तो ये वेव्स ज़्यादा इमिट करेगा डिवाइस, उसमें नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग के समय, एक तो ड्राइविंग की बात तो हुई, लेकिन जब टावर टू टावर जंप करता है, एक टावर के रेंज में आप थे, जब दूसरे टावर, तो मोबाइल सिग्नल ज़्यादा पिक करता है, उसमें नहीं करना चाहिए। ये सब प्रिकॉशंस बताए गए मोबाइल यूसेज के। तो तब मैंने कहा था, जब मोबाइल फ़ोन लॉन्च हुआ था इंडिया में, तो आउटगोइंग 18 रुपये था, इनकमिंग 9 रुपये हुआ करता था, याद होगा आपको। तभी मैंने मोबाइल लिया था। जी जी। लेकिन तब भी मैंने एक बात कही थी कि मोबाइल एटिकेट की ट्रेनिंग होनी चाहिए, मोबाइल एटिकेट, बिफोर गिविंग सिम टू द कस्टमर। लेकिन आज तो सबको दे दिया, अब वो बेतरतीब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एडिशनल हुआ स्क्रीन टाइम,
ज़ॉम्बी स्क्रॉलर, एडिक्टेड, क्योंकि डोपामिन सर्ज हो रहा है, उनको एडिक्शन हो गया स्क्रीन का, ये सब एडिशनल उनका नुकसान हुआ। सिटिंग हैबिट, ओबेसिटी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, करेक्ट। ये सारा एडिशनल हेल्थ हजार्ड मोबाइल का आया। और जो ये कुछ आदमी लोग लैपटॉप लेके बैठते हैं अपने उस पे, तो वी ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ इनफर्टाइल कपल्स दीज डेज। इज इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ रॉन्ग यूज ऑफ लैपटॉप? मल्टीपल चीज़ें जो इस तरह के प्रोफेशन में, उनकी मल्टीपल चीज़ें हो गई। एक तो लैपटॉप जब भी आप रखें तो नीचे से देखिए हीट वेव निकल रहा है। जी। टेस्टिकल जो अंडकोश है मेल का, उसको क्यों शरीर के बाहर रखा गया? उसका टेम्परेचर 2 डिग्री शरीर के टेम्परेचर से कम चाहिए। मतलब इंटरनल टेम्परेचर वहाँ 37 है, उसको 35 से नीचे होना चाहिए। इसीलिए हम लोग मना करते हैं कि रात में अंडरगारमेंट मत पहनो। एटलीस्ट 8 से 10 घंटे टेस्टिकल का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर आ जाए। अगर आप 2 घंटे 4 घंटे यहाँ पे रखेंगे, टेस्टिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, स्पर्म काउंट लो होगा। ऐसे लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, ऐसे लोग स्मोकिंग में एडिक्टेड हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं। अगर सब कुछ को मिला दें तो ठीक है, इनफर्टिलिटी बढ़ा है, जिसमें इस जनरेशन में मल्टीपल फैक्टर से एक फैक्टर लैपटॉप है। ओके डॉक्टर साहब, हम इतनी बात कर चुके हैं कि हम हमारे अंदर कितने केमिकल्स जा रहे हैं, तो क्या कोई ऐसा तरीका है नॉन इन्वेजिव और कोई सेफ तरीका और डुएबल जिससे हम अपने आप को डिटॉक्स कर सकें? क्योंकि आज सबको कहते हैं डिटॉक्स करो, अरे ये खा लो, डिटॉक्स करो, लेकिन आपके मायने में आई विल टेक योर वर्ड कि व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिटॉक्स योर बॉडी? इज इट अ रेगुलर प्रोसेस और इज इट जस्ट वंस इन अ ईयर, जैसे आयुर्वेद में पंचकर्मा मानते हैं? तो आपके जहन में हम क्या कर सकते हैं एक आम आदमी कि अपने जो भी गंद अंदर गया कुछ हद तक हम डिटॉक्स कर पाए? देखिए, डिटॉक्स इज अ मार्केटिंग गिमिक। अच्छा। हाँ, इस वर्ड को हटा देना चाहिए, डिटॉक्स जैसी चीज को। आमतौर पे ये समझें कि हमारा शरीर पूरी तरह वेल इक्विप्ड है कि जब भी कोई ऐसी चीज जो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, शरीर उसको निकालना चालू करता है। सिर्फ कमजोरी तभी महसूस होती है शरीर को जब आप उसको ऐसा सपोर्ट नहीं करते हैं कि डिफेंसिव पावर को तैयार रखें, जागरूक रखें, जागृत रखें, तभी प्रॉब्लम होती है। तो डिटॉक्स जो वर्ड चल रहा है उसको हटा के हम ये कहें कि रिजुविनेशन शुड बी पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। एवरी डे हमें रिजुविनेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज स्लीप, प्रॉपर स्लीप। और अगर मैं ऐसे समझाऊं इसको कि मैं हर समय कहता हूं कि मेरी स्ट्रेटजी एक स्वस्थ जीवन की बड़ी सिंपल स्ट्रेटजी बताता हूं। MMMS 4 वर्ड शब्द है। अगर लोग उतार लें तो डिटॉक्स छोटा लगेगा कि बहुत कुछ हो गया। फर्स्ट एम इज मील, खाने पीने में बहुत सारी चर्चा करी जी। क्या खाना है, कैसे खाना है, बैक टू बेसिक्स। 2 मील लें, हफ्ते में 1 दिन फास्ट करें और 1 दिन ओमैड 1 मील ए डे रखें, तो 2 दिन निकल गए। 5 दिन आप सिर्फ 2 मील लें। फास्ट ऑटोफेजी क्रिएट करेगा। 2016 में इस पे नोबेल प्राइज मिला जापानीज साइंटिस्ट को। हाँ जी, हम तो मानते ही हैं। और सनातन संस्कृति में इनफैक्ट फास्ट इस्लाम में है, क्रिश्चियनिटी में है, ज्यूज में है, सब में है। लेकिन हिंदुस्तानियों को पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, पूरा विश्व मान रहा है। जी। तो आप 1 दिन तो फास्ट हम एकादशी के दिन करते हैं, हमारे यहाँ परंपरा है, बिल्कुल। नवरात्रों में करते हैं। अभी एक गुजरात की माता जी ने वहाँ से ये कहा कि 2 एकादशी करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ हर हफ्ते करूँ। तो मैंने कहा यही मैं भी समझा रहा हूँ कि हर हफ्ते एक फास्ट कर लो, एकादशी हो या ना हो। तो जो किसी तिथि को करना चाहे तिथि को करें, अन्यथा कर लें। निर्जला भी कर सकते हैं या वाटर ओनली फास्ट भी कर सकते हैं। और फ्रूट्स के साथ? नो नो नो, दैट इज नॉट फास्ट। ओके। हाँ। आपने तो बहुत सख्ती कर दी। ऑन अ लाइटर नोट। बिल्कुल, शरीर के पास लगभग आप समझिए 2 लाख कैलोरी रिजर्व में है और एक इंसान को एवरेज 1500 से 1700 कैलोरी पर डे चाहिए। बिल्कुल, जी। तो आपको 200 दिन जिंदा रखने के लिए तो कैलोरी रिजर्व करके दिया हुआ है। ये सिर्फ मेंटल ये है कि आप कैसे फास्ट कैसे रख सकते हैं, आप रख सकते हैं। और 1 दिन ओमैड 1 मील ए डे करें, महीने भर के बाद आपको रियलाइज होगा कि योर लाइफ हैज बीन ट्रांसफॉर्म, कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म। जब खाना खाने बैठे 2 मील का, फर्स्ट टेक फाइबर, मतलब सलाद, हरी सब्जी जो भी है आप प्लेट में पहले खा लें। अगर एप्पल साइडर विनेगर 10 मिनट पहले ले सकते हैं और भी अच्छा। देन टेक प्रोटीन एंड फैट, दाल, राजमा, छोले, थोड़ा घी डालें
देन टेक, इफ यू वांट कि कार्ब खाना ही खाना है, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब मतलब ब्राउन राइस, मिलेट्स, ब्लैक व्हीट, इस तरह की चीज 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट, मतलब 60 किलो का व्यक्ति 60 ग्राम मैक्सिमम कुक्ड राइस ले ले, ओके, इतनी सी। ओके, ठीक है। ये आपका खाने का तरीका हो गया। हम्म, सेकेंड इमेज, मूवमेंट। मूवमेंट क्या है? एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। कब कब करें? सुबह जरूर करें, खाने के बाद 10 मिनट जरूर चहलकदमी करें, सोने से पहले जरूर चहलकदमी कर लें। कौन सा मूवमेंट? कई लोग कहते हैं जिम, दिस दैट। जिम हमारे लिए नहीं है। ह्यूमन बॉडी का इवोल्यूशन, जब हम इरेक्ट हुए, सीधा चलने लगे, हमारी सारी मांसपेशियां एट ए टाइम काम करें। जिम ये नहीं कराता है बाइसेप्स बनवाएगा, पेट्रोलिस बनवाएगा। एक्सरसाइज वही है जिसमें 4 कंपोनेंट हो। फार्म, FARB, फ्लेक्सिबिलिटी, एरोबिक्स, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड बैलेंसिंग। करेक्ट। ये सिर्फ एक ही एक्सरसाइज में योग, योगासन। 84,000 योगासन हमारे शास्त्रों में डिस्क्राइब्ड है। महर्षियों ने कहा कि महर्षि ने कहा, घिरण्य संहिता जब लिखी, कम से कम 84 कर लो। आज के जमाने में मैं कहता हूँ 4 कर लो, आज 4 कर लो, कल 4 कर लेना। 10 से 15 मिनट क्या आप नहीं दे सकते हैं? सही सही है। मूव योरसेल्फ। करेक्ट। सेकेंड एम। थर्ड एम, माइंड स्टफ। ब्रेन इज एन ऑर्गन। माइंड जो ब्रेन कर रहा है सारा कुछ, एंड माइंड स्टफ का हिंदी है चित्त। चित्त पे काम नहीं हो रहा है, जिसके कारण मेंटल हेल्थ इश्यूज है। सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। अब महर्षि पतंजलि से उनके शिष्य ने पूछा, गुरुजी योग क्या है? दूसरे सूत्र में उन्होंने क्लियर कर दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। तो ये जो चित्त आपका पूरे टाइम मंकी माइंड है, मचल रहा है, बिल्कुल। इसको वर्तमान में लाए। करेक्ट। और इसकी बहुत सारी विधि है। एंड लास्ट इज एस, स्लीप। प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की क्वालिटी एंड क्वांटिटी नींद होनी चाहिए। सुबह जब जगें तो आप बिल्कुल एक कली की तरह फ्रेश, तरोताजगी के साथ। कैसे समझे कि नींद अच्छी हुई? सर भारी ना हो, कमर में दर्द ना हो, और आंख खुले और आप उठ के चलने को तैयार हो। दैट इज प्रॉपर स्लीप। कैसे संभव है? पाँव धोएं, ड्राई करें, कोई भी मॉइस्चर, आलमंड ऑयल, कोई भी तेल पाँव में लगा दें, वो मॉइस्चर देगा। अदरवाइज ऐसे इंसान रात को पैर पटकते रहते हैं, रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, जी 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 ड्राई के कारण। जी। मॉइस्चर करें। ठंड के मौसम में सॉक्स भी डाल लें और भी मॉइस्चर प्रोटेक्ट होगा। बिस्तर में सिलवटे ना हो, चादर में, वो आपकी नींद को, बैक में रिसेप्टर्स हैं, ये 10 मिलीमीटर पे कोई भी अगर सिलवटें या कंकड़ी या कुछ भी चीज़ पड़ी हो तो आपकी नींद को डिस्टर्ब करता रहेगा। सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि आपको इंजरी ना हो जाए, नींद डिस्टर्ब रही, आपको पता नहीं चलेगा। सिलवटें ना हो, ब्लू लाइट ना हो, कोई भी स्क्रीन, एलेक्सा, टीवी, मोबाइल, कोई भी स्क्रीन आपके बेडरूम में ऑन ना हो। ओके। पर्दे हटे हों ताकि सूरज की रोशनी जब निकले तो आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जग जाए, आपको जगा दे। घर का वाईफाई बंद हो। अगर ये करके देखें, आपको नींद की कमी नहीं आएगी। फिर भी नींद की कमी आए, योग निद्रा एक साधन है, जी जी उसकी प्रैक्टिस करें। जी। स्लीप, अगर क्वालिटी स्लीप आप लेते हैं तो जितने, जो आपने टॉक्सिन की बात कही, रेडिकल्स बने जो डैमेज कर वो सकता, अपने आप ही clear हो अपने आप बॉडी उसको खत्म कर लेगी। जाए। राइट। सुबह फ्रेश उठें और पूरे दिन ये सब कैसे फॉलो करेंगे? सोल्यूशन इज गॉड, GOD। भगवान को मैंने नहीं देखा है, किसी ने देखा हो तो बात कर ले। मैं फॉर्मूला देता हूँ। G फॉर जनरेटर, O फॉर ऑपरेटर, D फॉर डिस्ट्रॉयर। बी जनरेटर ऑफ योर सेल्फ इन द मॉर्निंग। सुबह जब जगें अपने आप के ब्रह्मा बने, पूरे दिनचर्या की प्लानिंग कर लें, आज मुझे क्या करना है। इन द डे टाइम बिकम ऑपरेटर, विष्णु। समुद्र की लहरें आएंगी, ऐसी स्थिति बनेगी आपको डुबाने के लिए, आपके दोस्त फन मारेंगे शेषनाग बन के, आप शांत होकर वही करें जो आपने डिसाइड किया सुबह। शाम को बी डिस्ट्रॉयर, संहारक, शिव का रूप लें। बाहर जो भी द्वेष क्लेश पैदा हुआ है उसको बाहर खत्म करें, तब घर जाएं एक बच्चे की तरह। अगर इसको फॉलो करें, इन चीजों को, तो आपको अष्टांग योग की प्राप्ति होगी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रात्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको अचीव करेंगे। अल्टीमेटली आप जो स्थिति प्राप्त करें, सच्चित आनंद, एब्सोल्यूट ब्लिस, एब्सोल्यूट ट्रुथ, एब्सोल्यूट जॉय। वंडरफुल।
एक्सीलेंट। तो इसी में छिपा है आपकी एनर्जी का राज कि आप इतने सारे सक्सेसफुल, इतने स्ट्रेस में रहते हुए भी इतनी सरलता और सहजता से हमसे बात कर पा रहे हैं। अभी आपने बातों-बातों में अपनी इसका भी राज बता ही दिया हमें। और आप बिहार से आते हैं तो आपने योग निद्रा की बात की। मेरे ख्याल से बिहार योग गेर में बिहार स्कूल ऑफ योग जो है बिल्कुल। उनका योग निद्रा शायद अल्टीमेट है और बहुत साइंटिफिक है। और मैं जब भी फॉलो करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं खुद 20 minutes of योग निद्रा equals 4 hours of sleep, they say. Thank you very much, Dr. Saab. Thank you, Dr. Anshuman. We are very, very grateful to you. आपका आभार कि आपने अपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमसे बातचीत की और बहुत-बहुत लाभान्वित होंगे हमारे सारे व्यूअर्स आपकी इन बातों को सुनकर, आपको देखकर। बहुत-बहुत आभार। व्यूअर्स के लिए देखिए मैं कहना चाहूँगा इस तरह के पॉडकास्ट लोग समझते हैं आज 3G 4G में सब कुछ उपलब्ध है, तो इस तरह के पॉडकास्ट की ज़रूरत क्या है? उनको मैं समझा दूँ। पुस्तकेषु चय विद्या परहस्तेषु यतः धनम् उत्पन्नेषु कार्येषु नास्य विद्या नात्र धनम्। पुस्तक में रखे विद्या दूसरों के हाथ में गया धन ज़रूरत पड़ने पे कभी काम नहीं आएगी। हुँ। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्या मित्रम गृहेषु च व्याधि औषधम मित्रम धर्मो मित्रम मृतस्य च। विद्या ही आपकी जब प्रदेश में हो मित्र है, भार्या मित्रम गृहेषु च, स्त्री जो आपकी घर में मित्र है, व्याधि औषधम मित्रम, जो बीमार होंगे दवा मित्र है, एंड धर्मो मित्रम मृतस्य, जो धर्म कर्म करके जा रहे हैं उसमें पूजा पाठ नहीं है, धर्म कर्म है, जो आपकी दिनचर्या है अंतिम समय वही मित्र है। मतलब जैसी जीवन शैली आप जिएंगे तो मौत को उतने अच्छे से, प्यार से, मोहब्बत से बिल्कुल। आप आलिंगन करेंगे और हंसते हंसते जाएंगे। इसलिए जिन दर्शकों को कमेंट है करें, अगर आपको जरूरत लगेगी तो दूसरे एपिसोड में फिर लेके आएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो ये थी हमारी आज की बातचीत डॉक्टर अंशुमान कुमार जी से, जो कि जाने-माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, लेकिन ऑन्कोलॉजी से परे यानी कैंसर से परे उन्होंने हमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, कैसे हमारी जीवन की शैली होनी चाहिए और कैसे प्रिवेंटिव ऐसी ज़िंदगी जिएँ, ऐसा जीवन जिएँ, जिसमें हम अपने डिज़ीज़ को पास ही ना फटकने दें। और जब फटके तो डॉक्टर साहब तो हैं ही हमारे साथ। और आप कुछ भी चाहते हैं, जो भी इन्होंने बातें की, उसका कुछ भी आप लेके सूत्र लेकर अगर उस पर आप विस्तृत रूप से जानकारी चाहते हो तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। हम एक और एपिसोड लेकर आएँगे उनके साथ, उनको हम पकड़ के रखेंगे और आपके लिए और उसी पर हम बातचीत करेंगे। तो युगचरण चैनल देखते रहिएगा और हमें लाइक करना ना भूलिएगा। मैं हूँ लालिमा अनेजा डैंग, आपसे अनुमति लेती हूँ। नमस्कार।